तो जहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, वहाँ आदमी क्रिप्टो को शायद ही कंसिडर करता है आज के समय में। आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट के ये बराबर एक जैसा ही है या अलग है? हाँ, काफी हद तक सिमिलर है। आपके पूरे एसेट एलोकेशन में क्रिप्टो का कुछ हिस्सा होना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बड़े बड़े CoinDesk के जरिए अगर मैं क्रिप्टो में पैसा डालता हूँ अपना, तो मेरे पैसे के साथ अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं किस सरकारी एंटिटी को कंप्लेन कर सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली इसका जो ग्रीवियंस मैकेनिज्म या कभी आपको मान लो नुकसान होता है, किस सरकारी अथॉरिटी से कंप्लेंट कर सकते हो, वो अभी रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग ना होने का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो दो पार्ट में कवर करते हैं। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वॉलेटाइल है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रेडर को ऐसे टूल्स देना जिससे वो अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बढ़ा पाए। इसीलिए लेकिन आज तो इतने लोग मुझे लगता है बौराहे टाइप हैं कि मतलब नया कोई टोकन आया, 0.1 पैसा उसकी कीमत है, लगा दो। गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और वो एक दिन में 1 मिलियन % बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली मैंने किसी कॉइन का देख रहा था। एक गिने चुने होते हैं, मतलब इट्स लाइक पेनी स्टॉक्स है, बढ़ गए। तो ये थोड़ा बताओ कैसे जेन्युइन टोकन या जेन्युइन कॉइन चुना जाए ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? लक पे थोड़ा ना करना है आपको। अगर सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है तो सब मानते हैं कि रिसर्च की वैल्यू होती है। आज बतियाएंगे भैया हम क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा 2 तरह का वर्ग इसमें बटा हुआ होता है। एक वर्ग ऐसा है जो इसको ब्लैक तरह का देखता है, ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक दुनिया, जहाँ पर हैक हो जाती है, जहाँ पर पैसे इनसिक्योर हैं, जहाँ पर सरकार शायद इसको लीगल नहीं कर रही। इस तरह की सोच है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन एक बड़ा दूसरा वर्ग भी है जो दीवाने हैं क्रिप्टो के। उनसे आप क्रिप्टो वर्ड बस छेड़ दो, वो घंटों भर बोलते रहेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है। तो इसके लिए आज हमने इनवाइट करा है इंडिया के सबसे बड़े, वन ऑफ द लीडिंग CoinDesk, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, उसके फाउंडर सुमित गुप्ता जी। तो सुमित गुप्ता से आज अब हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। ये जो 2 वर्ग है, रियलिटी क्या है क्रिप्टो की। और आज जब मैं बात करूंगा आपसे सुमित सर, मेरी अजम्पशन ये रहेगा, जो हमें जो देखने वाले हैं, मेरी क्रिप्टो की नॉलेज को आज मैं साइड करने वाला हूँ पूरी तरीके से। मैं एक बिगनर बन के बैठा हूँ आपके सामने, जहाँ मुझे क्रिप्टो का सी भी नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो समझना चाहते हैं क्रिप्टो को वैसे ही समझेंगे अगर मैं उनका सवाल ले पाऊंगा तो। ठीक है, रेडी हो? मज़े में? ठीक है। तो बैंगलोर से नोएडा का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, काफ़ी अच्छा। मज़ा है? हाँ। नोएडा आप शायद पहली बार आए हैं? पहली दूसरी बार ज़्यादा आया नहीं हूँ, दिल्ली आना होता है। तो नोएडा आपको हमारे प्रेम ने खींच लाया? बिल्कुल, आपने बुलाया, आ गए। मस्त। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जी। मैं एकदम दागता हूँ आप पर। देखो, जहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, एसेट एलोकेशन की बात आती है, वहाँ आदमी क्रिप्टो को शायद ही कंसिडर करता है आज के समय में। आपको क्या लगता है, एज एन एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट के ये बराबर एक जैसा ही है या अलग है? क्या अलग है, अगर अलग है तो? सागर जी, आई थिंक पहली बात तो क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास है। 2009 में पहला बिटकॉइन का ब्लॉक माइन हुआ था, तो रफली 15-16 साल हो चुके हैं। और इस एसेट क्लास में एलोकेशन बिल्कुल बनता है, करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको आइडियल पोर्टफोलियो बनाना है, जो कि आपका फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करने का पोटेंशियल रखता है, तो आपके पूरे एसेट एलोकेशन में क्रिप्टो का कुछ हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये बड़े बड़े बैंक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह बोलते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए, शॉर्ट आंसर ये है। अब वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप वो 1% से चालू करेंगे, 2% करेंगे, 3%, 5% कितना करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल रिस्क एपेटाइट कितना है। बट एक आइडियल पोर्टफोलियो, एक आइडियल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो ज़रूर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जितने भी लोग एडवांस, लाइक सोफिस्टिकेटेड, और जो लोग ग्लोबल मार्केट समझते हैं, मुझे लग रहा है उन लोगों ने भी चालू कर दिया, इंक्लूडिंग बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, लोग करने लगे हैं ऑलरेडी। यूएस में ज़्यादा करने लगे, इंडिया में बहुत अभी पीछे है, बट धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हम भी देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। मेरे को लगता है कि ज़्यादा वो सेम गेम है, बस मार्केट नया है। ठीक है, नया मार्केट है, वहाँ पे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे क्रिप्टो है, वहाँ पे शेयर्स हैं, यहाँ पे टोकन्स हैं। वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस चलता है, क्रिप्टो में भी टेक्निकल एनालिसिस चलता है। सेम मार्केट बिहेवियर्स होते हैं, सेम यहाँ पे भी मार्केट बिहेवियर्स होते हैं। सेम फियर एंड ग्रीड होता है, सेम फियर एंड ग्रीड यहाँ पे भी प्ले में होते हैं। सेम ओवरऑल मार्केट डायनेमिक्स सिमिलर होते हैं, मेरे को लगता है। तो एज एन एसेट क्लास आप सेम देखते हो? जी, एज एन एसेट क्लास ये स्टॉक मार्केट की इक्विटी मार्केट जैसा ही है? हाँ, काफ़ी हद तक सिमिलर है।
काफी हद तक सिमिलर है। ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट थोड़ा रिस्की ज्यादा है, ज्यादा वॉलेटाइल है, तेजी से मूव करता है। स्टॉक मार्केट के फिक्स मार्केट आवर्स होते हैं, क्रिप्टो 24/7 होता है, तो मार्केट नुआंसेस डिफरेंट है। बट जो फंडामेंटल होते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस बोल दिया, मार्केट बिहेवियर्स बोल दिए, या फिर अपन ने रिस्क मैनेजमेंट बोला, वो सारा सिमिलर होता है। आप कल को गोल्ड भी देख लोगे, कमोडिटीज भी देख लोगे, तो ट्रेडिंग वगैरह आप सब में कर सकते हो, बट आपको उस एसेट क्लास के नुआंसेस पता होना चाहिए कि ये एसेट क्लास चलता कैसे है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अगर ये एज एन एसेट क्लास स्टॉक मार्केट जैसा ही है, तो मेरे मन में कई बार सवाल ये आता है कि हम जब एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में BSE NSE जैसे एक्सचेंजेस हैं, उनको रेगुलेट करती है SEBI। यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हम देखते हैं, CoinDCX हैं, ये भी और अलग हैं। यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड होता है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही इन्वेस्टिंग होती है। वहाँ एक्सचेंज पर इंटरेक्ट नहीं करता रिटेलर्स, वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पर इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ तो सीधा एक्सचेंज पर ही कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों है? कोई ब्रोकर नहीं है या इनको रेगुलेट करने वाला भी अभी तक कोई नहीं आया है? तो देखिए, मार्केट डायनेमिक्स अलग अलग हैं। हाँ। तो जैसे आपने देखा होगा, अगेन मैंने जो पढ़ा है और लोगों से सीखा है कि स्टॉक मार्केट की एक अलग अपनी जर्नी रही है। पहले ब्रोकर्स होते थे, पेड़ के नीचे वो ट्रेड वगैरह लेते थे, पंच करते, तो पहले ब्रोकर सिस्टम में आए, फिर एक्सचेंज ने आके उसको ऑटोमेट किया, राइट, ऑर्डर मैचिंग इंजन बनाया और सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको बहुत एफिशिएंट बनाया। तो वो मार्केट ऐसा बनाया, तो ब्रोकर उसका पार्ट रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ। जो एक्सचेंज की दुनिया है, क्रिप्टो एक्सचेंज, जो काफी टेक फर्स्ट है, तो वहां पे आपने सिस्टम्स ही ऐसे बनाए हैं कि वो एक्सचेंज अकेला लाखों करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है, तो ब्रोकर्स की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे वैसे वैसे क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर भी जो मार्केट डायनेमिक्स स्टॉक मार्केट में होते हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे रूप लेंगे, चीजें आएंगी। जैसे जैसे रेगुलेशंस इवॉल्व होते जाएंगे ग्लोबली, पूरी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेस और ब्रोकर वाला मार्केट स्ट्रक्चर है। दुनिया में अगर आप देखेंगे, क्रिप्टो में एक्सचेंजेस हैं लार्जली जो डायरेक्टली कस्टमर्स को सर्व करते हैं। आप कॉइनबेस देखेंगे, वहां पे डायरेक्टली सर्व करता है कस्टमर्स को। ब्रोकर्स होते हैं जो कॉइनबेस का इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास भी बहुत सारे ब्रोकर्स लोग हैं जो हमारी API से इंटीग्रेट करते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं और अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। तो ऑप्शंस वो हैं, बट रेगुलेशंस के थ्रू ऐसा कुछ एनफोर्स नहीं किया है मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे तो डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशंस कैसे इवॉल्व होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी इवॉल्व होगा। तो चूंकि भी रेगुलेशंस नहीं है, हम भारत जैसे रजिस्ट्रेशन है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, इंडिया में क्लियर कट रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग रिजीम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, दूसरे देशों में आ रहा है। इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, तो जैसे CoinDCX FIU विच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसमें रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। मतलब हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस जो FIU इन्फोर्स करता है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वी आर स्टिल रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FIU, बट लाइसेंसिंग के साइड में अभी काम हो रहा है और इवॉल्व हो रही है चीजें। रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग ना होने का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, लाइसेंसिंग मतलब ये होना कि आपने लाइसेंस ले रखा है क्रिप्टो एक्सचेंज चला, जैसे फॉर एग्जांपल NSE है, राइट, NSE है या ग्रो वगैरह, ये लोग ब्रोकर्स हैं, वो लोग एक्सचेंजेस के साथ काम करते हैं और ये लोगों ने SEBI से अप्रूवल ले रखा है कि हम लोग कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं यहाँ पे, और इसमें मल्टीपल अप्रूवल्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही अप्रूवल है, ठीक है। और इंडिया में भी रेगुलेशंस कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो अभी बन रही है। जब ये पूरा बन जाएगा तो गवर्नमेंट, तो मेरे को लगता है जो अभी करंट रजिस्ट्रेशन है वही लाइसेंस में इवॉल्व होगा आने वाले समय में, ठीक है। बट उसको लाइसेंस वगैरह का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक कंपनी है UAE में जो लाइसेंस्ड है बाय वारा, विच इज द वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन UAE। तो उसमें लाइसेंस है, मतलब हमें बहुत सारे उस रेगुलेटर ने चीज़ें बताई हैं कि आपको 50 चीज़ें फॉलो करनी है, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। इंडिया में हमें AML KYC के साइड में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे AML KYC करनी ही पड़ती है, बट साथ में 50 अलग रिपोर्टिंग्स होती हैं। तो वो उसका एडवांस्ड वर्जन इज लाइसेंस, बेसिकली रजिस्ट्रेशन का एडवांस वर्जन इज लाइसेंस, और उसके अराउंड बहुत सारे नए नए कंप्लायंसेस ऐड अप होते हैं। तो मेरे को सिंपल भाषा में ये समझाइए कि हम भारत के लोग कोई भी चीज़ में पैसा डालने से पहले ये चीज़ें देखते हैं कि अगर मेरे पैसे के साथ कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं किस सरकारी एंटिटी को जा करके कंप्लेन करने वाला हूँ। CoinDCX के ज़रिए अगर मैं क्रिप्टो में पैसा डालता हूँ अपना,
तो मेरे पैसे के साथ अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं किस सरकारी एंटिटी को कंप्लेन कर सकता हूँ कि मेरे पैसे के साथ कुछ हुआ है? हम एज CoinDCX हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज इसको रेगुलेट करो, लाइसेंसेस दो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो रेगुलेट करे, हम पे सुपरविजन रखे, जिसपे कस्टमर्स कंप्लेंट कर सके, वो बिकॉज उससे अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर हेल्दी बनता है। अभी उतना ज्यादा है नहीं, अभी उतना स्ट्रक्चर बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, विच इज रजिस्ट्रेशन। FIU के साथ हम लोग रजिस्टर करते हैं, पर उसका स्कोप ना काफी लिमिटेड है। ठीक है। अभी यहाँ पे वो चीजें आना बाकी हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर होपफुली एक रेगुलेटर होना चाहिए, ठीक है, जो सारे एक्सचेंजेस को और एनी कंपनी, नॉट जस्ट एक्सचेंजेस, एनी कंपनी जो वर्चुअल एसेट्स में या क्रिप्टो एसेट्स में डील कर रही है, अगर कस्टमर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस अथॉरिटी के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी बिजनेसेस की कि उस कंप्लेंट को आप प्रॉपर तरीके से उसका समाधान करें। ये किस अथॉरिटी, वो अथॉरिटी CoinDCX अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, नहीं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, वो फ्यूचर में होगा। हाँ, वो रेगुलेशंस का पार्ट वो है, उसका एक सबसेट है कि हाँ ऐसी अथॉरिटी होगी। बट अभी क्या होता है ना, अभी ये जो एसेट क्लास नहीं है, तो अभी बहुत लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं इसके बारे में और इस पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी इस पे काम करते भी रहते हैं, डिस्कशंस भी करते रहते हैं कि प्लीज़ इसको रेगुलेट कीजिए, और सजेशंस देते रहते हैं कि हाँ ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर करेगी तो पूरे इंडिया के लिए, इकोसिस्टम के लिए बेहतर है। अच्छा, ऐसे में मेरा एज ए एंड यूज़र एक सवाल उठता है कि आज CoinDCX भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इंडिया का लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इसके पास, नंबर 1 है। कल को आपका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बड़ा होना चाहिए, लेकिन एज एन एंड यूज़र मुझे ख्याल आता है कि मेरा पैसा अगर CoinDCX को मैं दे रहा हूँ, क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को भगवान ना करे CoinDCX के साथ अगर कुछ हो जाता है, जैसे इन दोनों रिसेंटली घटनाएं भी हुई हैं, बायबिट के साथ हैक हुआ है, WazirX के साथ हैकिंग हुई, तो ऐसे में मेरे पैसे का क्या होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसके बिकॉज ये सारी रिस्क हैं, तो कस्टमर्स को ना बहुत सोच समझ के कौन से प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो, मतलब वो तो बेसिक चेक है। ठीक है। आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के पास मत जाओ, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है। कल को अगर वहाँ पे कुछ होता है तो आपके पास कुछ प्रोटेक्शन है ही नहीं, राइट। तो वो आप अवॉइड करें, जो आपके कंट्री के हैं, जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस उसको यूज़ करें, तो उससे फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आती है। तो ऐसे ना मल्टीपल चेक्स आपको देख के फिर ही आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे टीम नोन है, टीम की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे लोगों को बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री का, बस ऐसे ही प्लेटफॉर्म चालू कर दिया। टीम नोन का मतलब? टीम नोन मतलब आपको पता होना चाहिए कौन है, कौन चला रहा है कंपनी। ओके। ऐसा नहीं कि हाँ एक पता ही नहीं है कौन इसके फाउंडर्स फेस कौन है पता ही नहीं है। हाँ, फेस कौन है पता ही नहीं है, टीम अलग से कभी ओपनली विजिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम होता है, राइट। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पता है कि हाँ कौन फाउंडर्स हैं, टीम का कौन है, कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है, ऑफिस कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हम लोग पब्लिकली वेबसाइट पे बताते हैं। तो उससे क्या कस्टमर्स को ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, राइट। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा प्लेटफॉर्म कितना ट्रांसपेरेंट है, राइट। वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप कोई प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हो। ऐसी हैक वगैरह घटनाएं, देखो 100% सिक्योर्ड गारंटी कोई नहीं दे सकता। CoinDCX अभी तक पिछले 7 साल में कभी ऐसा कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ नहीं है उसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे Coinbase वगैरह, उस लेवल की हमने बना रखी हैं, और इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो फंड्स का एक्सेस है ना, वो कोई हैकर अंदर पहुंच ही नहीं सकता, राइट। उसके अंदर मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है। अगर पहली आपने तोड़ भी ली तो सेकंड लेवल है, सेकंड तोड़ भी ली तो थर्ड लेवल है, थर्ड भी तोड़ ली उसके बाद भी मल्टीपल वॉलेट्स होते हैं, और ये सारे कोल्ड वॉलेट्स होते हैं। कोल्ड वॉलेट्स मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होंगे तो कोई हैकर उसको लेके टच कैसे कर सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे हैकिंग ना ऑनलाइन होती है, डिजिटल होती है। द बेस्ट वे इज यू हैव फंड्स डाइवर्सिफाइड एंड यू डू नॉट कीप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन वन वॉलेट, एंड ऑल ऑफ दैट शुड बी नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो उससे आप ऐसे बहुत सारे, और ये ना जिस भी कंपनी को इसमें आइडिया है, जैसे हमारे पास बहुत जो हमारे कंपनी के सिक्योरिटी देखते हैं, 35 लोगों की टीम है, उन्होंने काफ़ी इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपीरियंस, उनको पता है क्या चीज़ें होती हैं, क्या लर्निंग्स हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं। तो इसीलिए CoinDCX पिछले 7 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट हमें लगता है कि सिक्योरिटी हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है।
राइट। इसीलिए इंडियन कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं हमें। हम लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी होता है बाइबिट का हुआ तो हमने पूरा रिपोर्ट निकाला है कि ये हुआ है, ऐसे हुआ है, यहाँ पे गलती करी है, ये करते तो ये नहीं होता, तो हम लोग उस पर भी काफ़ी काम करते हैं। तो आइडिया होता है। कुछ आम आदमी को समझ में आया ऐसा कुछ? देखिए ऐसा होता है कि वो लोग अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट वो एक वॉलेट यूज करते थे, नोसिस सेफ वॉलेट। नोसिस सेफ वॉलेट में उसके सॉफ्टवेयर में एक वल्नरेबिलिटी थी, राइट। उस वल्नरेबिलिटी के अंदर जो हैकर्स थे उन लोगों ने उसको अपग्रेड कर दिया। जैसे सॉफ्टवेयर का आपने अपग्रेड किया और उस अपग्रेड करने के अंदर जो रूल्स होते हैं वो आपने चेंज कर दिए, हाँ चेंज कर दिया, आपने पैरामीटर चेंज कर दिए, उससे उस वॉलेट का एक्सेस उन हैकर्स को मिल गया एंड फिर उन्होंने फंड्स ड्रेन कर सकते थे वो, तो उन्होंने सही टाइम देख के जब भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो फंड्स ड्रेन कर लिए। तो अब जो वॉलेट है वो उतना सेफ नहीं निकला, उतना सेफ नहीं था, तो हम लोगों को वो वल्नरेबिलिटी हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग नहीं यूज करते हैं वो चीजें। तो हम लोग बहुत ही डिफरेंट, और इसमें क्या एक्चुअली मैनुअल ट्रांसफर होता ना, कोई इंसान बैठा होता जो अप्रूव कर रहा होता, चेक्स एसओपी फॉलो कर रहा होता, तो ये सब नहीं होता। बिकॉज जब भी प्रोग्रामेटिक एक्सेस होता है तो वहां पे रिस्क आती है, बट जब कोई इंसान होता है जहाँ पे मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ता है, फिर एक कंपनी ऑथराइज करती है, 5 पार्टीज इंडिपेंडेंटली ऑथराइज करती हैं, तब ये रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे सारे स्टेप्स हैं, मतलब विच आर वेल नोन स्टेप्स, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती हैं, बट वो महंगे होते हैं। तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड है, काफी कॉन्फिडेंट अपनी सिक्योरिटी को लेके। तो इसीलिए मतलब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के पास जाना चाहिए जो सिक्योरिटी को सीरियसली लेता है, राइट। तो वो हम लोगों ने काफी उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं कोइनडेसिस प्लेटफॉर्म को। नॉट जस्ट दैट, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अपना फंड्स अपने खुद के कस्टडी में रखना है, खुद के वॉलेट में रखना है, तो ऐसे वॉलेट्स भी होते हैं, सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स, हार्ड वॉलेट्स बोल लो आप, सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स भी होते हैं, कोल्ड वॉलेट्स भी होते हैं, लेजर जैसे डिवाइसेस आते हैं। तो आपको अगर वॉलेट्स में रखना है तो आप, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है ऑक्टो वॉलेट, तो आप ऑक्टो वॉलेट भी यूज कर सकते हो। तो हमारा अलग से परचेज कर सकते हैं? नहीं, वो फ्री है, ऐप इंस्टॉल करो और उसमें आप फंड स्टोर कर सकते हो। ठीक है। आपको अगर बाइनेंस से फंड्स वहां पे रखना है, अपने खुद की कस्टडी में रखना है, तो आप रख सकते हो। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों ने कस्टमर्स को जो चाहिए हम वो बना के उनके पास ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर लगता है कि आप वो फंड्स मैनेज करना जानते हो और कर सकते हो, तो आप वॉलेट यूज कर लो। आपको लगता है, और उसमें पर रिस्क भी होती है, अगर आपकी कीज खो गई तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारे नुआंसेस होते हैं, और ये सारा, द बेस्ट पार्ट इज CoinDCX ने सारा ये इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे, सब जगह पब्लिश कर रखा है, तो आप उसे सीख भी सकते हो। और ये जरूरी है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है, बट इसमें आप सीखेंगे तो समय से आगे रहेंगे, तो मतलब फायदा होगा। तो आप सुमित जी ये बताइए कि सरकार इसको रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्या चीज़ें सरकार को डरा रही है या फिर रोक रही है? ऐसा क्या है? देखिए रेगुलेट तो कर ही रही है, बस नई टेक्नोलॉजी है, टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक है। और हर नई टेक्नोलॉजी में चीज़ें बहुत फास्ट इवॉल्व होती हैं, तो सरकार तो रेगुलेशन पे काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंट्स होते हैं, डिस्कशन पेपर निकालेगी, इंडस्ट्री से कंसल्ट करेगी, फिर दुनिया में दूसरे कंट्रीज कैसे रेगुलेट कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया में भी रेगुलेशंस आएंगे। तो बस थोड़ा समय वाली बात है, ये बात नहीं है कि होगा कि नहीं होगा रेगुलेट, अभी तक नहीं हुआ है। मतलब एक्चुअली इसमें ना बेबी स्टेप्स तो लिए हैं ना, जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे, वहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स को प्रॉपरली बकायदा मेंशन किया गया है ना। आपके पास अगर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, आप उस पर टैक्स पे कर सकते हो, तो ये सारी क्लैरिटी धीरे धीरे आती है। बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसमें डे वन से रेगुलेशन नहीं होता। AI है, अब नया है, उस पर रेगुलेशन है क्या? नहीं है, पर इवेंचुअली रेगुलेशन आएंगे। ये एग्जाम्पल काफी वैलिड है, लोग ओला उबर यूज करते हैं, जब पहले नया आया था तब कोई रेगुलेशन नहीं था, बट टेक्नोलॉजी है, लोगों के काम की आती है, पर धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते हैं। आज भी मतलब उस पर रेगुलेशंस पे काम चल रहा है, ऐसा 100% रेगुलेटेड नहीं है। ई फार्मेसी है, फार्मेसी जैसी कंपनीज, उस पर रेगुलेशन में टाइम लगता है। और उसमें क्या होता है, जब भी लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस आते हैं, स्मॉल स्टेप्स लिए जाते हैं, जो कि इवेंचुअली रेगुलेशंस में तब्दील होते हैं। स्टॉक मार्केट में भी देखो, रेगुलेशंस ऐसे ही थोड़ा ना, टाइम लगा, 100 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, 1875 में BSE आया था, रेगुलेट 1956 में हुआ, उसके बाद रेगुलेशन तो आ गया था 1956 में, लेकिन लोगों का भरोसा मुझे लगता है 2000 के बाद आना शुरू हुआ। 2000 के बाद आना चलो, उसमें टाइम लगा, सट्टा ही था ये। हाँ, देखो 1990s में कितने सारी चीजें होती थी, तो उस टाइम बड़े-बड़े स्कैम हुए। बट आज देखो इक्विटी मार्केट कितना एस्टैब्लिश्ड है, मतलब इंडिया के कितने 160 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, नॉट ए स्मॉल नंबर, बट ये ओवर टाइम हुआ है बहुत। तो सिमिलरली अब वो इतना पुराना है क्रिप्टो को, तो अभी मतलब इंडिया में तो अभी 5-6 साल से ही लोग जानना चालू किए हैं, जब से
कॉइनडीसी जैसी कंपनी उन लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चालू किया, तब लोगों ने जानना चालू किया है। तो रेगुलेशन आने में समय लगता है, बट ये काफ़ी क्लियर है। एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यूज में देखेंगे और पूछे भी जाते हैं सरकार से सवाल कि रेगुलेशन का क्या सोच रहे हो। यूएस जैसी कंट्रीज में तो मतलब यूएस में ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो अमेरिका को लीडर बनाना है। तो इंडिया हाँ क्रिप्टो में आपने नहीं देखो सुना ये? नहीं, ये नहीं सुना मैंने। ट्रम्प जी बोलते हैं कि अमेरिका को वो चाहते हैं कि अमेरिका क्रिप्टो में लीडर बने, वर्ल्ड लीडर बने। ओके। तो वो नेशनल प्रायोरिटी है उनकी, नेशनल प्रायोरिटी है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं काफ़ी टाइम से, जब इलेक्शन नहीं हुआ तो तब से उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है बिटकॉइन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। बिटकॉइन में तो जब ऐसे मूवमेंट होंगे तो ये तो होना ही है रेगुलेट। और ऐसा क्यों क्रिप्टो को क्यों नेशनल लेवल पे देखा जा रहा है? क्या खास है इसमें? देखिए नई टेक्नोलॉजी है और लोगों को बिटकॉइन पे यूएस में 35% अडॉप्शन है, मतलब 35 और 40% ऑफ यूएस पॉपुलेशन होल्ड्स बिटकॉइन। ठीक है, इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है। इंडिया में कितना है? इंडिया में काफी कम है। इंडिया में आपको बताता हूँ कैलकुलेशन, टोटल जितना मेरा अनुमान है इंडिया में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया होगा आज तक। अपन 4 करोड़ मान के चलते हैं, तो मतलब 50% कॉइनडीसी के पास है। और इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास 2-3 जगह अकाउंट होता है, उसको आप हटा दें तो आपको लगभग 3-3.5 से 4 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। तो ये लगभग 3% पॉपुलेशन मान लो आप, 2.5-3% पॉपुलेशन इंडिया का जो अभी क्रिप्टो में आया है। बट ये नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट को जितना टाइम लगा आप देखेंगे 160 मिलियन डीमैट अकाउंट्स, उसमें यूनिक डीमैट अकाउंट्स एक्चुअली 100, 110, 120 टाइप्स कुछ होंगे, राइट। उसके मामले में देखें आप, क्रिप्टो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है बिकॉज ग्लोबल इस पर काफ़ी ग्रोथ है, ग्लोबली काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो कि ना बहुत सारी एसेट क्लासेस डिफरेंट है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होता है। अगर कुछ जो नॉर्मल फिएट करेंसी होती है ना, उसमें सप्लाई लिमिटेड नहीं होती है, उसमें अनलिमिटेड सप्लाई होती है, आप प्रिंट कर सकते हो, इन्फ्लेशन होता है, मल्टीपल डायनेमिक्स हैं। तो ये चीज़ ऐसी है बिटकॉइन जो कि यार जिसकी सप्लाई 21 मिलियन ही है, ठीक है, तो लोगों की वैल्यू जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। अगर आप वैल्यू ऑफ फिएट करेंसीज देखेंगे ओवर लास्ट 200 ईयर्स, राइट, वो डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। ये इसको एक्सप्लेन कीजिए, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है इसका। एग्जांपल, परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर 100 ईयर्स बैक वर्सेस 50 ईयर्स बैक वर्सेस 10 ईयर्स बैक वर्सेस टुडे, अगर आप उसको प्लॉट करेंगे ओवर टाइम तो नीचे ग्राफ आएगा। ओके, मतलब डॉलर कम परचेज कर पा रहे हैं लोग? नहीं, डॉलर से आप क्या, $1 से आप क्या खरीद सकते हो? ओके, राइट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स, तो आपकी वैल्यू प्रोटेक्टेड नहीं रही ना। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पहले था, 10 साल पहले, और आज 10 लाख रुपए है, उसकी वैल्यू बराबर तो नहीं है, नहीं हो सकती है ना। 10 लाख में पहले जो खरीद सकते थे आज, अब हो सकता है उसके लिए मुझे 20 लाख देना पड़े, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन क्या चीज़ है। ये एक फिएट है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गोल्ड एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरे पापा जी या दादा वगैरह पुराने जमाने के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, ताकि विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मैं अपनी वैल्यू जो है वो गोल्ड में स्टोर करूंगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पिछले 30 साल 50 साल में बढ़ा है, बढ़ा है। तो बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड की तरह मानते हैं, कि गोल्ड का एक नया डिजिटल वर्जन ऑफ गोल्ड है, बिकॉज गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बिटकॉइन उसको फॉलो करता है, इनफैक्ट बेटर है उससे। तो बिटकॉइन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, राइट, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ETF निकला है बाय द वे, बिटकॉइन ETF निकला है, आपने सुना होगा। तो इसलिए निकल रहा है बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चाहिए कि यार हमें अपना पैसा US डॉलर में पार्क नहीं करना, हमें बिटकॉइन में पार्क करना है, हमें गोल्ड में पार्क करना है, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है, जहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, इसको ओवर टाइम बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज सप्लाई लिमिटेड है इनकी। और बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन वो इनक्रिप्टेड है, मतलब कल को आप और मैं या कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और इसका किसी एक कंट्री से लेना देना नहीं है। तो नॉर्मल इंडियन रुपीज है, US डॉलर्स है, ये कंट्री स्पेसिफिक करेंसीज हैं, इसमें इन्फ्लेशन होता है और अलग अलग चीज़ें, डायनेमिक्स होते हैं, है ना। कभी करेंसी नहीं भी चलती किसी देश की, राइट। बट ये जो चीज़ें हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, इंडिपेंडेंट ऑफ वन कंट्री या वन नेशन है, इसलिए ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है कि कल को अगर मैं किसी कंट्री में हूँ या मैं US डॉलर में रखता हूँ तो मुझे इसमें भी थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए बिटकॉइन में। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रखना चाह रहे हैं, मार्केट की डिमांड है, तो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल वाइज US गवर्नमेंट को लगता है कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी होगी, राइट। Web3 जो बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट है। तो जैसे इंटरनेट आया था, अब इंटरनेट जब नया था तब इंडिया ने थोड़ा लेट अडॉप्ट किया, बट जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनीज आप देखते हो, फेसबुक देख लो, काफी बड़ी कंपनी है, गूगल, Amazon, ऑल ऑफ दीज आर लार्ज इंटरनेट कंपनीज, ये सारी US से आई है। दुनिया की टॉप
10 जो बड़ी कंपनियां हैं वो इंटरनेट इंटरनेट कंपनीज है। इंटरनेट कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी, 30 साल। हाँ गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, 30 साल पहले तो वो आई थी कंपनी। हाँ, हाँ, 30 साल के अंदर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आ चुके हो। फेसबुक, ये सब इंटरनेट पर बड़ी कंपनीज बनी है। तो अब लोगों का थीसिस ये है कि अब जो बड़ी कंपनीज बनेंगी वो Web3 के ऊपर कंपनीज बनेगी। तो यूएस चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी में हम बड़ी बड़ी कंपनीज निकालें, इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर ना करें। इसलिए यूएस इसको नेशनल प्रायोरिटी बनाता है, इसलिए बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के तौर पे उसको देखता है। तो ये सारी चीजें काफी पावरफुल है और जो आम इंसान को नहीं देखने पड़ता होगा न्यूज में, बट चूंकि मैं इसमें इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ऑल ऑफ दीज आर वेरी बुलिश इंडिकेटर्स कि यार बिटकॉइन तो मतलब इवेंचुअली बहुत बड़ा होगा। आज $2 ट्रिलियन का एसेट क्लास है, गोल्ड $17 ट्रिलियन का एसेट क्लास है। आने वाले 10-15 सालों में ये काफी गोल्ड के नजदीक आ सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट इंसान, रिटेल इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशन का, सबका बिटकॉइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ये किसी एक कंट्री पे मतलब जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी इंसुलेटेड है, तो काफ़ी प्रोटेक्शन देता है आपके पैसे को स्टोर करने में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी इन्वेस्टर को अगर उसके पास $100 इन्वेस्ट करने के लिए है तो थोड़ा बहुत बिटकॉइन में, बिकॉज बहुत सारे क्रिप्टो हैं और सारे अच्छे नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, मैक्सिमम अच्छे नहीं है, पर जैसे ब्लू चिप होता है ना, तो बिटकॉइन इज द ब्लू चिप क्रिप्टो, सबसे ऊपर है, सबसे लंबी हिस्ट्री है, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा एक्सपोजर तो बनता है। लेकिन ग्रोथ के मामले में ब्लू चिप जैसा ग्रोथ नहीं है इसका, स्मॉल कैप जैसा ग्रोथ है, एकदम से भागा। देखिए अगर आप देखेंगे ना पिछले 10 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास, अगर आप बिटकॉइन का रिटर्न देखेंगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट निकल के आएगा, मोर देन एनी अदर मार्केट, मोर देन एनी अदर इंडेक्स। अब चूंकि ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क कम थोड़े ना होगा, रिस्क भी तो ज्यादा ही होगा, तो रिटर्न तभी तो ज्यादा मिल रहा है। जब आपकी रिस्क कम हो जाएगी, जब इतना भागेगा नहीं, तब आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं कि 70% बिटकॉइन में लगा दिया, नहीं, उतना ताकि आपका एग्रीगेट पोर्टफोलियो में आप 10% से 12% लेके जाओ, ठीक है, और फिर वो कंपाउंड में तो वहीं तो मैजिक होता है। तो आपका काम 10 से 12 करना है, 10 से 50 नहीं करना, ठीक है ना। तो 10 से 12 करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन आपको हेल्प करेगा वो करने में। तो आप जो अब बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, एकदम से भागा, एकदम से गिरा, ये वॉलेटिलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? क्योंकि कुछ ट्रेडर्स के लिए देखा जाए तो जब मार्केट ऊपर भागता है एकदम से बहुत पैसा बना लिया, लेकिन उसी स्पीड से जब गिरा तो एकदम से बहुत पैसा गवा दिया। अच्छा है या बुरा है ये? तो 2 पार्ट में कवर करते हैं। पहला आपने वॉलेटिलिटी की बात की, तो मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताता हूँ। ऑफ कोर्स बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वॉलेटाइल है ना, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा वॉलेटाइल है, तभी रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। बट अगर आप देखेंगे जब नया था, क्योंकि मैं इसको 8 साल से देख रहा हूँ, 8 साल से मैं फुल टाइम इस मार्केट को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 8 साल पहले जो वॉलेटिलिटी थी वो कहीं भी ज़्यादा थी, मतलब वो 3 डिजिट परसेंटेज में थी एनुअल वॉलेटिलिटी, राइट। अब कम हुई है, अभी बहुत कम हुई है। क्यों? वॉल्यूम तो बढ़ा होगा ना? नहीं तो जैसे आप देखेंगे ना, कोई मार्केट, कोई एसेट क्लास होती है, जितनी बड़ी एसेट क्लास बनती जाती है वैसे वैसे उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, ठीक है। गोल्ड अब अगर $17 ट्रिलियन का एसेट क्लास है, तो आपको $1 बिलियन से आप उसको हिला नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट क्लास है। बट अगर $1 बिलियन का मैच्योर हो गया है, इतना ज्यादा, फॉरेक्स है, फॉरेक्स इतना बड़ा एसेट क्लास है, इतना वैल्यू उसके अंदर होता है कि छोटा अमाउंट उसको हिला नहीं सकता। क्रिप्टो जब छोटा था तब दो मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से वो वॉलेटाइल होता था, क्योंकि पैसा कम था वहां पे। अब वो मतलब बहुत बड़ा एसेट क्लास हो गया है, तो आप ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी जैसे जैसे एसेट क्लास बड़ा होता है, मैच्योर होता है, कम होती जाती है। तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे एनुअल वॉलेटिलिटी लगभग बिटकॉइन की 40-45% चलती है, ठीक है। यूएस स्टॉक मार्केट 40% ये गिरता है, 40% एनुअली, मतलब ये वॉलेटिलिटी अगर आप देखेंगे ना एनुअल वॉलेटिलिटी मेजर, तो 40-45% आती है, ठीक है। यूएस स्टॉक मार्केट का अगर आप देखेंगे, ग्लोबल जो यूएस मार्केट का देखेंगे, तो वो 10-12% के आसपास आता है, ठीक है। इंडिया मार्केट का आप देखेंगे तो 15 से 20% के आसपास वेरी करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी लगभग 3 गुना ज्यादा है लगभग। बट मुझे लगता है वो ट्रेडर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडर को उसको तो अब मार्केट फ्लैट रहेगा तो वो क्या करेगा, बैठा रहेगा कैपिटल पे, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज अगर किसी को रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आता है, कोई ट्रेडर है और उसको समझ में आता है, वॉलेटिलिटी तो उसका फ्रेंड होता है, मतलब कि यार वॉलेटिलिटी को अगर मैं सही तरीके से एक्साइट करता है उसको, अगर वो सही तरीके से समझना जानता है, सही तरीके से लेवरेज करना जानता है, तो उसके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनी अच्छी बना सकता है। बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होगा तभी तो वो उसकी ट्रेड लेगा, तभी तो ट्रेड कटेंगी, तभी तो स्क्वायर ऑफ होंगी पोजीशंस। फ्लैट मार्केट में तो इतना नहीं होता, राइट। तो मुझे लगता है वॉलेटिलिटी इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग इनिशियली, बट द रियलिटी इज
कि ओवर टाइम आने वाले 3 सालों में वॉलेटिलिटी और कम होगी, आने वाले 10 सालों में वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा कम होती जाएगी, तो इसका जो रिवॉर्ड है या रिटर्न्स पोटेंशियल रिटर्न्स है वो भी कम होते जाएंगे, और फिर इवेंचुअली जैसे स्टॉक मार्केट भागता है वैसे ही क्रिप्टो भी भागेगा, मार्केट तो कन्वर्ज होगा एक टाइम पे, और ये बिल्कुल होना जरूरी है। अभी भी जैसे आप देखेंगे ना तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का काफी सिमिलर पैटर्न होता है। अगर मान लो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, राइट, तो मार्केट क्रैश करते हैं, स्टॉक मार्केट भी क्रैश करता है, क्रिप्टो भी करता है। क्रिप्टो एक्चुअली पहले रिस्पॉन्ड करता है बिकॉज 24/7 ग्लोबल मार्केट है। स्टॉक मार्केट में रात में नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट में जब तक आप ट्रेड लोगे तब तक तो मार्केट नीचे आ चुका। तो इसमें आम इंसान के पास बिकॉज इन्फॉर्मेशन कॉमन है, मैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग इसलिए पसंद करता हूँ, मतलब मैं ऐसे कोई बहुत ट्रेडर नहीं हूँ, बट जितने ट्रेडर से मैं बात करता हूँ उनको पसंद इसलिए आता है कि यार उसमें ना ऐसा नहीं है कि मेरे पास कम इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास मैं डिसएडवांटेज में हूँ। स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशन उनके पास ज्यादा एडवांटेज होता है, ज्यादा लेवरेज होता है, बड़े बड़े धुरंधर लोग एल्गोरिथम्स लेके बैठे हैं, सिस्टम्स बना के बैठे हैं, अलग अलग सर्वर जगह डिप्लॉय कर रखे हैं, और इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज है। इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज मतलब ऐसी कोई चीज आपको पता है जो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, और वहीं पे खेल होता है, वहीं पे रिटर्न्स होते हैं। बट क्रिप्टो में क्या है ना, सारा ब्लॉकचेन पे है, ठीक है, तो हर इन्फॉर्मेशन बड़ा ब्लैक रॉक को भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑन चेन टूल्स अवेलेबल हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि रिटेल के पास ज्यादा कमांड है, ज्यादा पावर है, और ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट करने का देन स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट डिकेड्स मतलब इतने साल हो गए, अब पता है कि हाँ मतलब, और आपने देखा होगा कि यार सारा वेल्थ वगैरह शिफ्ट होता है टॉप ऑफ द टॉप लोगों के पास, बिकॉज उन्होंने अपना सब बना रखा है, एल्गोरिथम्स बना रखी हैं, स्ट्रेटजीज बना रखी हैं, और आम इंसान खेलता रहता है, और पर अल्टीमेटली पैसा वहां जाता है ऊपर। अच्छी बात नहीं है, आम इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि क्रिप्टो में एटलीस्ट ये बेनिफिट है कि यार सब लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब बराबर है, इन्फॉर्मेशन सबके पास बिल्कुल उतनी ही है जितनी किसी और के पास है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट है, ब्लॉकचेन पे है, और किसी को प्रेफर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, 24/7 है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलेगा, लोअर सर्किट मारा तब तक तो मतलब नुकसान हो गया, ये तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है ना, तो ये सब फायदे हैं। तो अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे तो मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट में 92-93% लोग पैसा लूज करते हैं। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा यार अपने प्लेटफॉर्म पे देखा जाए कि क्या होता है, तो मैंने देखा ये सेम नंबर जो 93 है वो 46% निकल के आता है। 46% लोग पैसा लॉस करते हैं, मतलब 54% लोग पैसा बना रहे हैं। ये ट्रेडर्स की हमारे प्लेटफॉर्म की बता रहा हूँ, CoinDesk पे, बाकी प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, बिकॉज मुझे वो इन्फॉर्मेशन मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यार जितना लोगों को प्रॉफिट होगा उतना लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे, जितना प्लेटफॉर्म पे रुकेंगे उतना हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो ये डेटा पॉइंट मैं देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक एसेट क्लास है ना, डेमोक्रेटिक एसेट क्लास है, बहुत ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास है, इसमें आम रिटेल के लिए ट्रेड करना ज्यादा बेनिफिशियल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मेकिंग रिटर्न्स, बिकॉज आप किसी धुरंधर के अगेंस्ट नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप आम और ग्लोबल है, और चूंकि ऐसा होता है ना कोई भी चीज नई होती है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब क्रिप्टो मार्केट में भी आने वाले 15 साल बाद तो लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े एल्गो ट्रेडर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े फंड्स आ जाएंगे, अभी वो सब नहीं है, तो ट्रेडर के लिए काफी एक्साइटिंग हो सकता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें पोकर की हिस्ट्री बताई थी, ठीक है, तो जब पोकर नया नया आया था तो उस टाइम पे हर कोई ऐसे टॉप पोकर प्लेयर्स नहीं थे, तो फिर सब पैसा बनाते थे। पर अब गेम में ऐसा है कि सारे लोग पता है कि हाँ ये टॉप 1% है, तो वो तो हमेशा जीतेंगे ना, क्योंकि सब लोगों ने अब एक्सपीरियंस कर लिया है। सेम स्टॉक मार्केट में हो चुका है, स्टॉक मार्केट में अब पता है कि हाँ ये लोगों के पास, इनको सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता है, इनको पता है कि यार ये लोग बिहेवियर ऐसा होता है, ये स्ट्रैटेजी चलती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे सारा जो अल्टीमेटली है तो जीरो सम गेम, राइट, वेल्थ शिफ्ट होता है उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा लेवरेज है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, ज्यादा प्रिविलेज्ड एक्सेस अवेलेबल है, ज्यादा टूल्स अवेलेबल है, ज्यादा जल्दी करोड़ों रुपए के टूल्स आते हैं वो अवेलेबल है। अब वो आम इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज हो गया, तो सेंस नहीं बनता। बट क्रिप्टो में क्या है, द बेनिफिट इज कि ऐसे कोई टूल नहीं चाहिए, सब ओपन सोर्स है, तो ऐसी कोई चीज आपको अगर देखनी है तो सब आपको बिना पैसे दिए ऑनलाइन आप देख सकते हो। कॉइन मार्केट कैप है, उसमें आपको हर कॉइन का पूरा डेटा मिलता है। टोकन टर्मिनल है, उसमें आपको और टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डेक्स स्क्रीनर है, नए नए टोकन्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं जो आप गूगल सर्च करेंगे, एआई से पूछेंगे, ChatGPT से पूछेंगे, बता देगा आपको, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक और खास बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना कि, और अगेन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, बट चूंकि क्रिप्टो मार्केट नया है, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है।
आम इंसान के लिए। स्टॉक मार्केट में कंपनीज पब्लिक होती हैं तब आम इंसान को मौका मिलता है। तब तक तो इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, सीड राउंड हो गया, सीरीज भी हो गया, कंपनी बन गई $1 बिलियन की, तब इंसान आ रहा है। क्रिप्टो में उल्टा होता है, क्रिप्टो में आम इंसान पहले आता है। तो आपको जो फ्यूचर में अमेजोन बनेगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करने का मौका आज मिल रहा है। तो ये ग्राउंड अप मूवमेंट है, ग्राउंड अप चलता है क्रिप्टो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये सारे जो नुआंसेस होते हैं, इसमें मेरे को लगता है कि अगर कोई इसको अच्छे से अपने फायदे में अपनी स्ट्रैटेजीज में यूज करेगा तो काफी फायदा ले सकता है। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाँ मतलब बस ट्रेड मार दिया, सट्टा लगा दिया, ऊपर जाएगा तो ऊपर फायदा, नीचे आएगा तो कुछ भी, मतलब वो तरीके से नहीं देखना चाहिए। देयर इज अ साइंस टू इट, और अगर आप वो साइंस समझते हो तो आप काफी अच्छा कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी। तो क्या यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए वही सारे इंडिकेटर्स, वही सारे, हाँ बिल्कुल, वही MACD होता है, वही RSI होता है, वही बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, वो सेम टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ चलते हैं। कितने ट्रेडर्स हैं जो कि TA करके क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराते हैं। अब अगेन मैं कमेंट नहीं करूंगा उसमें कितना रिलायबिलिटी होती है, कितना सही चलता है, कितना नहीं चलता है, वो डिपेंड करता है स्किल सेट पे। बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग सारी चीजें सिमिलर होती हैं। जो स्टॉक मार्केट में होती है वही क्रिप्टो में भी चलती हैं। फंडामेंटल वाइज में बस नजरिया डिफरेंट होता है। क्या उसमें आप अलग पैरामीटर्स देखते हो, यहाँ पे अलग पैरामीटर्स देखते हो, वहां पे आप पी रेशियो देखते हो, यहाँ पे अलग चीजों से देखते हो, क्या ये टोकन कितना वैल्यूएबल है। ये मैं पूछने वाला था आपसे, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम वहाँ कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू, वो सब देखते हैं। इधर क्या देखेंगे? इधर भी सेम चलता है। इधर भी ऐसा होता है कि कोई भी ब्लॉकचेन है वो भी तो पैसे कमाती है ना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है यार यहाँ पे कोई कंपनी तो है नहीं, बस यहाँ पे कंपनी नहीं, यहाँ पे एक ये मान लो आप एक टेक्नोलॉजी है जिसके जो टोकन होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। अगर आप इथेरियम ओन करते हो, आपका इथेरियम है, तो अब जो नेटवर्क है उसका, जो ब्लॉकचेन है, उसके आप शेयर होल्डर हो। तो जितना ज्यादा इथेरियम पैसा कमाएगी, वो ब्लॉकचेन यूज होगी, उतना आपको फायदा मिलेगा। अब वो यूज कैसे, इथेरियम या कोई भी कॉइन का पैसा कमाने का बेस क्या है? हम जैसे यहाँ कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी बिजनेस करती है, उससे पैसा कमाती है जी। इधर क्या बिजनेस है इथेरियम का या बिटकॉइन का? इधर तो सिर्फ यही पैसा इसीलिए पैसा बना पा रहे हैं कि लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, तो इथेरियम ब्लॉकचेन है, ठीक है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप एप्लीकेशंस बनाते हो, ठीक है। जब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन होते हैं तो फीस होती है, गैस फीस बोलते हैं, वो फीस उसका रेवेन्यू होता है इस ब्लॉकचेन का। क्या सारे कॉइन्स ऐसे ही पैसा? बहुत सारे जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी ब्लॉकचेन्स होती हैं, वो अपनी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करने का एक फीस चार्ज करती हैं, एक टेक रेट, कुछ कमीशन लेती हैं, ठीक है। वो उनका रेवेन्यू होता है। तो जैसे वहां पे कंपनीज है, अब जैसे CoinDCX है, CoinDCX भी ट्रांजैक्शन पे कमीशन चार्ज करता है। सिमिलरली ब्लॉकचेन भी, और जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस बनेंगी उसके ऊपर, उतना इथेरियम पॉपुलर होगा, ठीक है, उतनी उसकी कमाई होगी, जितनी कमाई होगी उतना उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे इथेरियम का एग्जांपल लेता हूँ, तो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जैसे वहां पे कंपनीज बना रहे हैं, यहाँ पे लोग ब्लॉकचेन को यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जितना वो प्रोडक्ट्स बनते हैं उतना उनके टोकन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो बस अंतर यह है कि वहां पे एक इंसान है, एक सिंगल इंसान, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि सारा चीज ओपन सोर्स है इसमें, है ना, ओपन सोर्स है तो फायदा भागता, मतलब ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है, ठीक है। एक सिंगल ओनर कंट्रोल नहीं करता। बिटकॉइन का ओनर कौन है? नाम ही सुना है, सतोशी नाकामोटो। बट एसेंशियली एक ऐसा नहीं कि एक इंसान है जो बिटकॉइन चला रहा है। अगर वो एक इंसान होता तो बिटकॉइन आज यहाँ होते ही नहीं जहां पे अभी है। कोई क्यों भरोसा करता? क्योंकि जितना डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, करप्शन नहीं हो सकता, है ना, करप्ट नहीं हो सकता। तो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी। और मेरे को लगता है जैसे जैसे लोग डिजिटल जा रहे हैं ना, इसकी जरूरत है। डिजिटल दुनिया में अगर आप ऐसा कोई सिस्टम बनाते हो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबल है, उसकी वैल्यू है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि फ्यूचर में, जैसे लोग पहले ऑफलाइन बिजनेस करा करते थे, ठीक है, ऑफलाइन करा करते थे, फिर आज कोई ऑफलाइन बिजनेस करे तो लोग बोलते पागल है क्या, ऑफलाइन क्यों कर रहा है, ऑनलाइन आना, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी को आप एनालॉजी करें, क्योंकि इंटरनेट की जो ग्रोथ है ना, उससे काफी सिमिलर है क्रिप्टो की ग्रोथ। आजकल लोग ऑनलाइन ऑफ चेन करते हैं, ब्लॉकचेन यूज नहीं करते अपने बिजनेस। ऑफ चेन मतलब ब्लॉकचेन यूज नहीं करते अपने ट्रांजैक्शंस में। इवेंचुअली बहुत सारे बिजनेसेस ब्लॉकचेन यूज करके, आपको पता नहीं चलेगा, एज अ कस्टमर यू मे नॉट इवन रियलाइज कि ब्लॉकचेन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं पता चलेगा, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। बट इवेंचुअली ब्लॉकचेन विल पावर all financial applications globally in future. Okay. हाँ, that is happening. अब people may not realize it right now कि वो होगा क्यों होगा, बिकॉज इतना पड़ा नहीं है। बट जितना मैं देखता हूँ आने वाले 10 सालों के अंदर ब्लॉकचेन
बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स में इंटीग्रेटेड होगा टाइटली, लोगों को शायद पता ना चले। आपको फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ किसी एप्लीकेशन के पीछे, आपको तो यूटिलिटी से मतलब होता है। बट चूंकि ब्लॉकचेन इतना ट्रांसपेरेंट होता है, इतना सस्ता होता है, इतना एफिशिएंट होता है, कोई मिडिलमैन ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन हो सकता है ना पता हो, हाँ। आप थोड़ा समझाओ लेमैन के लैंग्वेज में क्या होता है ये। ठीक है, मतलब शॉर्ट में बताऊं तो ब्लॉकचेन बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, एक ब्लॉक मान लो, एक ब्लॉक है, इमेजिन अ ब्लॉक, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से टाइड अप हैं, ये ब्लॉकचेन है। अब खास बात ये होती है कि इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे एक दीवार बनता है तो कई सारे ईंटों को मिला करके दीवार बनता है, जस्ट लाइक अ ब्लॉकचेन का हर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, हर एक ब्लॉक में इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है। हाँ, अल्टीमेटली लेजर होता है, सारे ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बैंक तो लेजर ही मेंटेन करता है ना अल्टीमेटली। जैसे बैंक स्टेटमेंट हम निकालते हैं पासबुक में, तो एक एक ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं, उसी तरीके से ब्लॉकचेन हो गया। हाँ, तो ये लेजर है। अब इस प्रॉपर्टी की ये होती है कि ये लेजर इम्यूटेबल होता है, आप चेंज नहीं कर सकते, एक इंसान उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ऐसी प्रॉपर्टी आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुई है, यू नो। तो ये जहां पे भी वैल्यू ट्रांसफर होता है इंटरनेट पे, है ना, जहां पे भी ट्रांजैक्शंस होने, उसके लिए सबसे एफिशिएंट है, बिकॉज ये करप्ट नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको किसी पार्टी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा मैं इस बैंक पे भरोसा करता हूँ, मैं इस इंसान पे भरोसा करता हूँ जो करप्ट नहीं करेगा इसको, अगर उसने करप्ट कर दिया तो नुकसान है मेरा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम इतना इम्यूटेबल होता है, मतलब इतना रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी वैल्यूएबल है। तो फिर हम ऐसा क्यों कई बार सुनते हैं कि उसके वॉलेट से इतना बिटकॉइन निकल गया, हैक हो गया बिटकॉइन, ये सब भी बातें कई बार आती है। वो ब्लॉकचेन पे कोई गलती, सो ब्लॉकचेन हमेशा सिक्योर रहती है। ब्लॉकचेन में एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप अपना पासवर्ड किसी को दे दो, प्राइवेट की दे दो, अब मान लो मैंने ब्लॉक, मेरे पास 0.1 बिटकॉइन है, अब मैंने उसका अपना प्राइवेट की किसी को दे दिया था, वो तो हैक हो गई ना, वो तो उसके पास जाएगी। वो होता है, कभी ब्लॉकचेन पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं हुआ। ब्लॉकचेन के जो एसेट्स होते हैं ना, उसको अगर आप सिक्योर तरीके से नहीं रखते हो तो रिस्क बढ़ता है। But fundamental value of the technology is still very very powerful, and eventually that is the reason why people are working in a direction जहाँ पे सारे जो assets हैं मेरे वो blockchain पे डाल दो, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ब्लॉकचेन पे डाल दो। ध्यान है, मतलब जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तब लोग बोलते थे यार इसको ऑनलाइन डेटा डाल देते बिकॉज एफिशिएंट होता है। बट अभी आई डोंट नो कितना देखने को मिलता है, मुझे देखने को मिलता है कि लोग बात करते हैं ग्लोबली कि एसेट्स जितने भी मेरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे ही आपने उसको ब्लॉकचेन पे डाला तो वो सडनली बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। गिफ्ट सिटी में एक नया कुछ आया है जिसमें वो एसेट टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एसेट्स को आप टोकनाइज कर दो। टोकनाइज करना, सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी मतलब जो गुजरात में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो फ्री जोन जैसा है जिसके अंदर आप अपने बिजनेसेस चालू कर सकते हो, उसमें रेगुलेटर है एक इफ्स का, राइट, उसके अंदर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सैंडबॉक्स के अंदर ला सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इट्स लाइक इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो गुजरात के अंदर है। ओके, हाँ, आपने नहीं सुना इसके बारे में? नहीं सुना मैंने। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गिफ्ट सिटी। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल, जो बाहर की कंपनीज जिनको इंडिया के अंदर आना होता है, या जिनको इंडियन कंपनीज है जिनको इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो गिफ्ट सिटी एज अ ज्यूरिसडिक्शन यूज करते हैं। ठीक है, विच इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट, सो दे डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, मैं पढ़ता हूँ आज इसके बारे में। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, क्रिप्टो मार्केट में ना एक दो धारी तलवार कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ना पसंद करने वाले मुझे लगता है कम ही होंगे। लेवरेज मिलता है 100x तक का, मतलब किसी के पास अगर 1000 रुपये है फिर भी वो 1 लाख का ट्रेड ले सकता है। आप इस लेवरेज को कैसे देखते हो? अच्छा है, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, मतलब रिस्की है, इससे रिस्क बढ़ जाती है। तो ट्रेडर को अपने हिसाब से, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को आपको इंट्राडे पोजीशन लेनी है, आपको लगता है यार 2% ऊपर नीचे होगा तो मतलब उसमें मैं क्या प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो लोग लेवरेज ज़्यादा लेते हैं। मुझे लगता है कि यार पोजीशन साइज आप कितनी ले रहे हो, कितना लेवरेज ले रहे हो, वो सारा काफ़ी डिपेंड करता है, और वो इंसान टू इंसान वेरी करता है। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करते हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनको लेवरेज से डर लगता है, जो 2x 5x 3x तक सीमित रखते हैं अपनी ट्रेड। तो वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। मतलब मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, कम लेवरेज लेता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ नहीं वैसे, बट जब भी करता हूँ, ट्रेड करना आपकी नीड है क्योंकि आप प्लेटफॉर्म, हाँ, क्योंकि मुझे यूजर को फीडबैक समझना होता है ना मुझे, तो फिर मैं करता हूँ। बट मैं कम लेवरेज से ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बट हाँ, आई थिंक वो यूजर की चॉइस है, प्लेटफॉर्म का काम है ऑप्शंस देना, बट लोगों का काम है कि उसको लिमिट में अपनी जो पोजीशन साइज है, जो लेवरेज है, उसको अच्छे से कैलकुलेट करके, डिपेंडिंग अपॉन मेरी ट्रेडिंग ड्यूरेशन कितनी है। अगर मेरी ट्रेडिंग ड्यूरेशन ही 4 घंटे है तो मैं 2x लेवरेज में कितना ही मार्केट मूव कर जाएगा। CoinDCX में मैंने अच्छी चीज़ ये देखी
कि नया यूजर जब Coin-D6 पे आता है तो उसको लेवरेज बहुत ज्यादा नहीं मिलता, नहीं, बहुत 2x ही control लेवरेज होता है। मिलता है शुरुआत हाँ, में, कंट्रोल लेवरेज लेकिन जब वो करते रहता है तब उसका लेवरेज बढ़ा दिया जाता है। बिकॉज हम भी ये अच्छी चाहते हैं कि बात है। हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, हम्म, वी डोंट वांट आवर यूजर्स टू लूज मनी, हम्म, as simple as that, हम्म, because if our users don't lose money हम्म, they will continue to stick with our platform. हम्म, if our users lose money हम्म, वो प्लेटफॉर्म को गाली देंगे, हम्म, क्रिप्टो को गाली देंगे और चले जाएंगे और 4 लोगों को और बताएंगे। हम्म, तो ये ना मुझे लगता है कि अगर प्लेटफॉर्म काम करे हम्म, और अच्छे दिल से काम करे हम्म, तो लोगों का नुकसान होने से बचा सकता है। तो उसको ना उस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आप ऐसे नच कर सकते हो ठीक कि है। नहीं आप इसमें TPSL लगाओ, क्या आप होता है ये? स्टॉप लॉस लगाओ, अच्छा, स्टॉप लॉस लगाओ, अपनी ओके, पोजीशन में ठीक है, स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो हम्म, मार्केट सडनली 30% नीचे गिर गया। हम्म, क्रिप्टो मार्केट अब 30%, अभी कम पहले गिरता था 3-4-5 साल पहले, बट अभी मान लो 10% भी नीचे गिरा हम्म, और आपने 1% में लगा रखा है तो आपको नुकसान उतना ही होगा। हम्म, बट मार्केट भागता है तो भागता भी 30% है, हम्म, तो आपको फायदा पूरा होगा, हम्म, राइट। तो ऐसे आप स्ट्रेटजीज ले लेके ना आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रेडर को ऐसे टूल्स देना जिससे वो अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बढ़ा पाए। ठीक है। इसीलिए Coin-D6 पे जो विन रेट है हम्म, वो अच्छा होता है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म्स या अदर एसेट क्लासेस। तो अच्छा। उसका मुझे मैं काफ़ी और इसलिए होता है क्योंकि हमारे टीम के जो लोग हैं ना, हम्म, उनका ये होता है कि वो खुद करते हैं और उनको वो खुद को नुकसान होते नहीं देख सकते। ठीक है। तो वो जो लगता है कि यार इससे मेरे को फायदा होता है, और सारे इंटेलिजेंट लोग हैं तो वो वैसी चीज़ें बनाते हैं, कस्टमर्स को काफ़ी पसंद है, इसलिए कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आता है Coin-D6 में प्लेटफॉर्म। तो इवन दो फ्यूचर्स कर सकते हो आप, बट लेवरेज कितना लेना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, न जाते हैं, बहुत सारे अलर्ट्स आते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें ट्रेडर्स को काफ़ी फायदा देती हैं। देन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कुछ नहीं बता रखा, बस आप सीधा 100x लेवरेज अवेलेबल है और आप ट्रेड मारो, वो मेरे को लगता है वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। मैं जब बैंगलोर आया था आपके जी। इवेंट में तो वहाँ देखा मैंने आपकी जितनी मैनेजमेंट टीम है हाँ जी, सारी की सारी यंग है। हाँ जी, वो मुझे लग रहा है 30-35 के आसपास की सब लोग हैं। हाँ, ऐसा ही है? 30-35-40। इसका क्या हाँ। लॉजिक है? क्यों? नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब जो जिसमें पैशन बहुत है इंडस्ट्री को लेके, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे स्मार्ट लोग हैं, पढ़े लिखे इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, हाँ, तो बस वो है, एज वाला वो नहीं है। और उसमें बस वो होनी चाहिए कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, हाँ, वो होना चाहिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जो Coin-D6 बना रहा है, वो एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, ठीक है ना। तो काम आसान नहीं है। क्या काम बीइंग अ बहुत- फाउंडर आपकी ये सोच भी होती है कि अगर पुराने लोग हैं, मतलब 45 साल 50 साल, वो थक जाते हैं लोग काम में, उनकी एनर्जी उतनी नहीं आएगी, क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, मेरे को ऐसा नहीं लगता, हम्म, मतलब ऐसा कोई हमारे कंपनी में है लोग, मतलब 55 के अच्छा, भी काम करते हैं काफ़ी लोग, और एनर्जी काफ़ी भरपूर है, वो मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज़ मेरे लिए मैटर करता है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें कुछ लोग बना के आंसर बोल देते हैं, करे ये है वो है, बट आपको पता होता है क्योंकि आप हज़ारों लोगों से बात कर चुके होते हो, क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है। कुछ एग्जांपल हमें भी दो। मतलब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैं तो बोलता हूँ यार कि रिस्की इंडस्ट्री है, नई है, क्यों आना चाहते हो, अच्छी खासी जॉब चल रही है, आपके पास ठीक है। पैसा इतना है, क्यों आना चाहते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो Coin-D6? तो हमारी एक वैल्यू है कि पैशन। अगर आप चाहते हो कि यार देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा थॉट प्रोसेस क्या है इस इंडस्ट्री में काम करने का, नई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मजा आता है। मतलब मुझे ऐसी चीज़ पे काम नहीं करना जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करो, जो पास्ट की चीज़ है, जिसमें 50 लोग और काम कर रहे हो, उसमें इनोवेशन क्या करूंगा मैं। पर मेरे को सेटिस्फेक्शन तब होगा जब एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिस पे हाई कन्विक्शन है, बस लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो अगर जब वो करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी और जब वो मेन स्ट्रीम होगी, तब लोग बोलेंगे हाँ ये कंपनी है, इसके थ्रू मैंने ये चीज़ सीखी है, ये कंपनी है जिसने मेरे को ये वैल्यू ऐड करी है, और आप उनके उस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हो, तो उसमें एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो ब्रांड डेवलप मिलता है, वो आप कभी अनमैचेबल होता है वो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी इंटरनेट नया आया था, जिस कंपनी ने आपको इंटरनेट के ऊपर पहली बार एक्सेस कराया, या जिसने आपने ऑनलाइन पहली बार, कभी भूलोगे नहीं, पहला प्यार टाइप। जिस टीचर ने आपको पहली बार कुछ सिखाया उसको आप भूलोगे नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी है, हमारा काम है जितने लोगों तक सिखा पाओ, पहुंचा पाओ, अवेयरनेस करा पाओ। जिसको ट्रेड करना है करे, नहीं करना है मत करे, इन्वेस्ट करना है करे, नहीं करना है मत करे, डजंट मैटर। बट इसलिए आप देखेंगे हमारे सारे जो कैंपेन्स है वो एजुकेशन के अराउंड होते हैं। ठीक है। और आपकी भी चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि आप भी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, राइट। तो जितना आप एजुकेट करेंगे ना, उतना इंसान सही डिसीजन ले पाएगा। जितना सही डिसीजन ले पाएगा वो उतना अपने लिए अच्छा कर पाएगा। अगर मुझे नहीं पता होता इंटरनेट क्या होता है, आज पता चलता, तो मैं तो वैसे ही पीछे हो गया 99% लोगों से। पर अगर मुझे इंटरनेट पता है तो मैं इंटरनेट भी समझूंगा, उसके ऊपर बिजनेस भी खड़ा करूंगा। क्या पता बिजनेस बहुत बड़ा बन जाए तो अपने लिए तो अच्छा करूंगा ही करूंगा, साथ में हजारों लोगों को साथ में उनको अपग्रेड करूंगा अपने आसपास। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों को नहीं पता होता उसके बारे में, तो हमारे सारे जो कैंपेन्स होते हैं, सारे जो
वो भी होते हैं, वो एजुकेशन के अराउंड होते हैं। हम लोगों ने अभी 45 लाख लोगों तक समझा चुके हैं कि अच्छा ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, इसमें रिस्क क्या होती हैं। ये कैसे कैलकुलेट करा आपने 45 लाख? हम लोग हमारा ना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ओके, यूट्यूब पे आप देखेंगे तो हम लर्निंग वीडियोस डालते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ यूट्यूब पे सर्च कर दिया विचार 10 गुना कौन सा टोकन भागेगा। हम मना करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। आप समझो, सीखो प्रोजेक्ट। अगर हीलियम करके कोई प्रोजेक्ट है तो हीलियम करता क्या है वो जानो तो सही। कंपनी में आंख बंद करके पैसा थोड़ा ना लगाते हो, आप समझते हो कंपनी का काम क्या है, बिजनेस क्या है। तो कोई नहीं करता ये। हम लोगों को बोलते हैं कि हम हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे और लोगों को सिखाएंगे भी और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। तो ये थोड़ा बताओ कैसे जेन्युइन टोकन या जेन्युइन कॉइन चुना जाए ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? आपको सब रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ पैरामीटर्स रिसर्च के? सबके वाइट पेपर्स होते हैं, वेबसाइट होती हैं। आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जा सकते हो, उनके यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, समझ सकते हो कि करते क्या है, उनकी टीम कौन सी है। टीम कोई पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, या फिर ऐसे कोई लोग हैं 4 लोग मिलकर कि यार ये स्कैम करते, क्योंकि स्कैम भी बहुत होते हैं। लेकिन आज तो इतने लोग मुझे लगता है बौराहे टाइप हैं कि मतलब नया कोई टोकन आया 0.1 पैसा उसकी कीमत है, लगा दो। गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और वो एक दिन में 1,000,000% बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली मैंने किसी कॉइन का देखा था। एक गिने चुने होते हैं, मतलब इट्स लाइक पेनी स्टॉक्स है, बढ़ गए। हाँ, तो लक पे थोड़ा ना करना है आपको। अगर सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है हाँ, तो सब मानते हैं कि रिसर्च की वैल्यू होती है। अगर इतना आसान होता तो फिर क्या था, राइट? तो रिसर्च करना ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा। वो रिसर्च करना डिफिकल्ट होगा, लोगों को पता नहीं कैसे करना है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम उस रिसर्च को करके कंसोलिडेट करके और उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो लोगों को बताते हैं कि देखो ये प्रोजेक्ट है, ये काम करता है, ये टीम है, इसकी ये यूएसपी है, ठीक है ना? तो लोगों को नॉलेज मिलती है, वो काम आती है उनको सही डिसीजन लेने में। डिसीजन अल्टीमेटली कस्टमर का है। हमारा काम एटलीस्ट वो है कि जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचा सके। तो वो काम आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी भी है। और मार्केट में कोई भी नए मार्केट में किसी एक को करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि यार हम लोग इंडिया में अभी मार्केट लीडर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि हम ये चीज़ें भले ही डिफ़िकल्ट है, इसमें खर्चा करना पड़े पर करेंगे। तो हम इसको काफ़ी मेजर करते हैं। हम लोग ऑफलाइन जा के हर सिटी में जा के हमारे छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो लोग उस इंदौर में जैसे फिर अगर देखो कि मतलब 500,000 लोगों के ग्रुप्स हैं, अच्छा, जो इसको समझते हैं टेक्नोलॉजी को, और वो खुद करते हैं। वहाँ पे अपनी बिजनेस बनाना है तो हम सपोर्ट करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में। लोग अपने को फाउंडर्स को मिलते हैं वहाँ पे, जॉब्स देखते हैं। कोई तो इकोसिस्टम होना चाहिए ना। तो इंडिया में हमने उस इकोसिस्टम पे ग्राउंड लेवल पे भी काफ़ी काम किया है और सालों साल से करते आ रहे हैं। मतलब 3-4 साल हो गए करते हुए। एक नया आदमी CoinDCX को क्यों चुने? कई सारे एक्सचेंजेस हैं, व्हाई CoinDCX? उसकी मर्जी है, सारे जो भी एक्सचेंजेस जिसको चुनना है चुन ले। बट मुझे लगता ये है बढ़िया आंसर था। हाँ सारे सही बात है। मतलब कोई तो रीजन होगा जिससे अल्टीमेटली लोग CoinDCX को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। क्या वो रीजन होते हैं? मुझे लगता है आई थिंक ट्रांसपेरेंसी। हम लोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है एज अ कंपनी। काफ़ी चीज़ें मतलब हम लोग जैसे लोगों को लगता है कितने एसेट, तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंपनीज ना अंदर क्या होता है पता नहीं चलता आपको। हम लोग ब्लॉकचेन के जो प्रॉपर्टीज हैं ओपन ट्रांसपेरेंट, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग काफ़ी हर महीने यूज़र ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकालते हैं कि हमारा कितना बिजनेस हुआ, कितने यूजर्स आए, क्या अपडेट्स किए, कितना कस्टमर का एसेट्स है, कंपनी के पास कितना एसेट्स है, सब ओपनली रहता है। तो लोगों को पसंद आता है। हम लोग सारी चीज़ें डिस्कशन भी करते हैं। जैसे मैं, नीरज, हम लोग कस्टमर के सारा फीडबैक देखते हैं। एक फीडबैक जो कस्टमर का आता है ना, देखते हैं, उस पर काम करते हैं। नए प्रोडक्ट एक्सपीरियंस हमारा जो CoinDCX प्रोडक्ट है वो आप किसी भी ऐप से कंपेयर करोगे बाय फार सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैशनेट है उस प्रोडक्ट को बनाने में। किस मामले में सुपीरियर है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ आपको ब्रेड्थ ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। आपको SIP करना है क्रिप्टो के अंदर, आप SIP कर सकते हो। वो मैंने CoinDCX में ही देखा, बाकी मुझे कहीं दिखा नहीं। वो नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रोडक्ट है, मैं लोगों से बात करा, मेरे को ये समझ में आया, लोगों को लगता है यार बिटकॉइन में इन्वेस्ट तो करना है बिटकॉइन में, बट अभी कम है, ज़्यादा है, अभी आऊँ, 1 महीना वेट करके मैं बाद में इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ? तो सिंपल आंसर होता है, अच्छा ठीक है, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करो, हर हफ्ते 100 रुपये, 500 रुपये डालते जाओ, चिंता ही नहीं करना। आप तो वैसे भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इट्स लाइक अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, ठीक है? तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज के टाइम पे लाखों लोग हैं जो उसको यूज करते हैं, लाखों लोग। तो इससे कस्टमर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट सही होती है, फोमो में नहीं करते हैं वो। तो वो एक प्रोडक्ट है। एक चीज़ मैंने पढ़ा, आपको इंटरप्ट करता हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि 50 करोड़ का फंड CoinDCX ने अलग किया है कुछ मिसहैपनिंग होने के केस में। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जो भी रेवेन्यू कमाते हैं उसका एक स्मॉल पोर्शन, तो हमने 50 करोड़ रुपए अपनी उससे रिजर्व्स में से डाले, चालू किया, और अपने रेवेन्यू का
छोटा छोटा हिस्सा उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है। तो कभी भी मान लो ऐसा कुछ कस्टमर को नुकसान होता है ना, हमारी गलती की वजह से, ठीक है। तो हम कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अपनी जेब से उसको भरते हैं, उसके लिए रिजर्व होना चाहिए। तो वो रिजर्व इज CIPF, क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब ये भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, मतलब इंडिया में और कोई नहीं कर रहा? अभी किसी ने नहीं किया। तो ये चीजें मुझे लगता है कि हमें मार्केट लीडर हमें ट्रूली डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे लोग ट्रस्ट करते हैं। अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, राइट? और ट्रस्ट ना ऐसे बोलने से नहीं आता, करने से ट्रस्ट सालों साल मेहनत करने से, कोई नहीं भी देख रहा है ना आपको, फिर भी आप सही स्टेप करो, वो चीजें करो जो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है, उससे ट्रस्ट आता है। तो हम लोगों ने वो करा है, सालों साल किया है। अब हमारा किसी को सिखाने से हमें फायदा नहीं हो रहा, इनफैक्ट नुकसान और होता है कई बार, पर करना जरूरी है, वो बेटर है, कस्टमर्स के लिए बेटर है, इकोसिस्टम के लिए बेटर है। तो हम वो चीजें करते हैं, और कस्टमर ना सब देखता है, कस्टमर को सब दिखता है, सबसे स्मार्ट होता है कस्टमर। तो आपको ना साफ दिल से बिजनेस बनाना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस बनाना, कस्टमर कभी नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। अगर कॉम्पेंसेट करने की जरूरत पड़े तो कॉम्पेंसेट करो, ठीक है। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीजें की हैं, तो हमारे कस्टमर कभी हमसे खफा नहीं होते, मतलब इनफैक्ट खुशी होते हैं कि यार ये कंपनी है जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग भी करूंगा तो यहाँ पे करूंगा, मैं SIP भी करूंगा तो CoinDCX पे करूंगा, अगर मुझे इथेरियम पे 5% यील्ड चाहिए तो मैं CoinDCX पे करूंगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अपन ने प्रोडक्ट बना रखे हैं। अगर मुझे वॉलेट यूज करना है तो भी हमने बना रखा है। तो कस्टमर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी CoinDCX पे है, वैसे किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता ना कोई कस्टमर आके सिर्फ ट्रेडिंग करे, उससे मेरे को फायदा होगा, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग कैपिटल अलग होता है। आपने 10-20% जितना ट्रेडिंग कैपिटल निकाला, आपने अलग किया, बट आपको अगर बिटकॉइन में भरोसा है तो आप कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो रखोगे ना। हाँ। तो वो भी अपने पास है। तो ये जो सारा वो मिलता है ना एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। वो थोड़ा ना इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म भागता फिरेगा। अच्छा, सिक्योरिटी तो ठीक है, आपने इतना कुछ बताया है, लेकिन अगर मान लो फिर भी ब्रीच हो गया सिक्योरिटी, फिर भी कुछ हैकिंग जैसा कुछ हो गया, उसके लिए क्या है, जुडिशरी लॉ क्या कहती है? देखिए, एक तो मैंने आपको CIPF का बताया कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपके पास सारे लीगल प्रोटेक्शंस हैं एज अ कस्टमर। तो हमारा जो टर्म्स ऑफ यूज जो कहता है कि आपके सारा जो लीगल जो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे ये आप कंप्लेंट कर सकते हो, सब इंडिया लॉज है। इट्स नॉट लाइक कि कोई सिंगापुर है या कोई बाहर की कंट्री है जिसमें आपको केस जाके लड़ना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स का वो प्रॉब्लम होता है। अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से करते हो तो आपका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, आप किसके पास जाएंगे? US जाके लड़ो। हाँ, आप US जाके थोड़ा ना लड़ेंगे। आपको चाहिए कि इंडिया में मेरे पास प्रोटेक्शन है, तो हमारे सारे टर्म्स ऑफ यूज सब इंडियन लॉस में है, और आपका जो रिकोर्स है वो भी इंडियन गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में, इंडियन जुरिस्डिक्शन में होगा। तो वो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। और इन एनी सिचुएशन, राइट, अगर मान लो आपको समाधान नहीं मिलता है तो आपके पास सारा हक और कंट्रोल है आपके पास कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का, वो सब करने का, जो कि हम लोग कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक कस्टमर को फ्रीडम देना चाह रहे हैं कि देखो आपके लिए कितना बेटर है CoinDCX पे यूज करना, बिकॉज आपके सारी चीज़ें अब इंडिया के अंदर हो रही हैं। बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे कंपनीज ने ये नहीं कर रखा है, इसलिए CoinDCX काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी सेफ है फॉर कस्टमर्स। और दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों में ना कंपनी के पास इनफ रिजर्व्स है, तो हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, $2 बिलियन से ऊपर की कंपनी है। तो ये सारी चीज़ों में कंपनी खुद से भी कॉम्पेंसेट कर सकती है, जैसे बायबिट वगैरह ने किया है। हमारी सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है हम उसको लेके। बट इन whenever any situation happens like this, customers should not get impacted। और उसके लिए हमने ये सारी चीज़ें जो बनाई, जो सारी चीज़ें करी हैं, इससे कस्टमर्स को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का पैसा लूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ भी होता है उनके पैसे के साथ, उनके पास एक जरिया होना चाहिए। हाँ, कंप्लेंट करने का, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंडिया के अंदर होना चाहिए। हाँ। तो CoinDCX का सारा ये सो जो चीज़ें हैं, डिस्प्यूट वगैरह, वो सब इंडियन लॉस के अंदर आता है। इंडियन कंपनी है, इंडियन लॉस के अंदर आती है, और आप भी चाहोगे कि ऐसे इंडियन एक प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करो जो कि सही गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, मेड इन इंडिया, बिल्ट बाय इंडियंस, दैट इज व्हाट प्रोटेक्ट्स यू। मतलब एक तरह का इकोसिस्टम बना दिया आपने। वॉलेट चाहिए इधर है, हाँ, ट्रेडिंग करना इधर है, वो सारा कनेक्टेड एक दूसरे से। क्योंकि ये चीज़ें बनाना आसान नहीं हो, हर प्रोडक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और हम लोगों ने 7 साल से यही काम किया है। तो कस्टमर्स को फिर लगता है यार फिर तो मेरे लिए नो ब्रेनर है ना कि मैं इसी प्लेटफॉर्म के पास जाऊं। सही बात है। तो इसलिए अपने पास इतने यूजर्स भी हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और इंडियन एक्सचेंजेस, जी, क्या फ़र्क होता है?
नाम में ही फर्क है, मतलब वो इंटरनेशनल है, ये इंडियन है। तो इंटरनेशनल है तो उसके पास ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लिक्विडिटी है। डिपेंड करता है कितने पुराने हो, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जिस पे वॉल्यूम और लिक्विडिटी नहीं है। कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, बिकॉज वो ग्लोबल के सारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ठीक है। बट अंतर ये होता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में ना इंडियन रुपीज से आप ट्रेड करना मुश्किल होता है, नहीं हो पाता। USDT P2P करना पड़ेगा। P2P नहीं करना चाहिए, P2P बहुत रिस्की होता है, आपके अकाउंट्स पे रिस्क होती है, तो P2P मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट उसके अलावा देखें ना, तो आप इंडियन रुपीज से आप एंट्री नहीं ले सकते। प्रॉफिट बुक करना है तो इंडियन रुपीज आप बैंक अकाउंट में नहीं लेके जा सकते। अल्टीमेटली तो मेरा काम है इंडियन रुपीज में प्रॉफिट बनाना है ना, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो वो सारे प्रॉब्लम्स इंडियन एक्सचेंजेस सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में है, बैंक से पार्टनरशिप होती है, आप UPI कर सकते हो, आप NEFT RTGS कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है इंडियन एक्सचेंजेस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्यूचर ट्रेड करना भी है लेट्स से, तो आप INR से सीधा डिपॉजिट कर सकते हो। आपने INR से डिपॉजिट किया, वहीं से आप ट्रेड भी ले सकते हो, और आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आपका इमीडिएटली विद इन 30 सेकेंड्स आपका INR आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। तो ये सारा इंस्टेंटली चलता है, INR से पूरा इकोसिस्टम बना होता है। तो कॉइनडेस्क का पूरा इकोसिस्टम जो है ना, INR के मोस्ट ऑफ इट इंडियन रुपीज से है। तो ये हमारा डिफरेंशिएटर है, इसीलिए लोग इंडियन कस्टमर्स कॉइनडेस्क यूज करते हैं। जिनके पास USDT है या जिनके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है, उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बट जब सेल करना होगा या प्रॉफिट बैंक अकाउंट में लाना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा इंडियन एक्सचेंजेस के पास ही। अच्छा, बैंक की बात आई तो एक सवाल याद आया जी, टैक्सेस के लेकर के। टैक्सेस में क्रिप्टो एसेट में गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्स है, लेकिन मैंने कुछ दूसरे लोगों को सुना तो वो कहते हैं कि क्रिप्टो एसेट में 30% टैक्स है, फ्यूचर्स में सरकार ने कुछ बोला नहीं है इसलिए फ्यूचर्स में 0% टैक्स है। ये सही है? 0 हो सकता है क्या कभी? तो जो क्रिप्टो टैक्सेशन है विच इज 30% कैपिटल गेन्स, 1% TDS, ये VDA पे अप्लाई होता है। किस पे? वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो एसेट पे अप्लाई होता है। डेरिवेटिव्स पे अप्लाई नहीं होता। तो डेरिवेटिव्स का क्या है? मतलब फ्यूचर्स वगैरह ऑप्शंस पे अप्लाई नहीं होता। तो उस पे क्या 0? उस पे 0, उस पे उसका ट्रीटमेंट सेम स्टॉक मार्केट के ट्रीटमेंट की तरह होता है। तो स्टॉक मार्केट के ट्रीटमेंट के अगर जैसा है तो वहाँ पर FNO पर बिजनेस इनकम कैलकुलेट होती है। इसमें भी बिजनेस इनकम होता है। अच्छा, 0 नहीं हो सकता ना? 0 नहीं, बिजनेस इनकम की तरह आपका टैक्स होता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को ट्रीट करते हो, क्रिप्टो उसी के अंदर आता है। तो मैं भी बिजनेस इनकम होता है, तो बिजनेस इनकम कॉइनडेस्क पर बात कर रहे थे जी। तो उसमें हमने सोचा कि लोग 0 बोल देते हैं। 0 कैसे बोल देते हैं? नहीं, 0 नहीं है, 0 नहीं है। बिजनेस इनकम में आपको जो टैक्स होता है, टैक्स तो पे करना चाहिए, वो बिजनेस इनकम कैटेगरी के अंदर काउंट होता है। तो हमने अपने CA से कंफर्म करा कि ऐसा कैसे हो सकता है 0। तब CA ने बताया कि बिजनेस इनकम में आएगा जी, या फिर सरकार अगर कुछ मेंशन करती है अभी नहीं आगे चल के, तो फिर उधर जो मेंशन करेगी, जो गाइडलाइंस निकालेगी, उसके हिसाब से आएगा। तो 30% टैक्स फ्लैट देना पड़ेगा प्रॉफिट गेन पर, 30% कैपिटल गेन्स देना, कैपिटल गेन पर जी। ओके, इससे बचने का कोई तरीका? क्यों बचना है? टैक्स पे करो। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जांपल लेके बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा इजी होगा समझने में। अगर आपने 1000 रुपए का ट्रेड लिया है, ठीक है, तो जब आप बाय करते हो, आपने 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो किस इन्वेस्टर को टैक्स नहीं लगेगा, किस इन्वेस्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा? जिसने बाय करके 5 साल होल्ड करा है। बाय करके 5 साल होल्ड किया है, सपोज कोई करता है, ठीक है, तो टैक्सेशन अभी इस स्टेप में कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर किसी ने SIP किया है 1000 रुपए, ठीक है, 3 साल तक, 2 साल तक, तो टैक्सेशन का फर्क नहीं पड़ता है। टैक्सेशन में जो TDS कंपोनेंट है, राइट, वो सेलिंग के टाइम पे लगता है। तो जब भी आप वो 5 लाख 1 लाख रुपए 1000 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, जब उसको सेल करोगे, राइट, जैसे आपने 1000 का 2000 रुपए हुआ, तो 2000 रुपए का आपने सेल किया, तो उसका 1% विच इज 20 रुपीज आपको TDS गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है, जो कि रिफंडेबल है, जो आपके कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो वो रिफंडेबल टैक्स है, ठीक है, बस वो सेलिंग के टाइम पे लगता है, बाइंग के टाइम पे नहीं लगता, ठीक है। तो रिफंडेबल है मतलब नहीं लग रहा उसको, मान लो ऐसा कुछ, मतलब वो आपका पैसा गया नहीं, आप उसको क्लेम कर सकते हो वापस, ठीक है, ठीक है। लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, पता नहीं रहता, ठीक है। तो TDS आप वापस ले सकते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट बनाया, 1000 को 2000 किया, तो 1000 रुपए प्रॉफिट है, इस पे आपको 30% टैक्स देना होता है, which is 300 रुपए आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। लोग भ्रम में रहते हैं कि अगर मैंने 1 लाख डाला है तो उसी 1 लाख पर टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1 लाख डालने पे अगर 10,000 कमाया है तो उस 10,000 पर 30% लगेगा। अब उसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ लोगों को, तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो, जैसे एग्जांपल कॉइनडेस्क प्रॉपर इंडिया के टैक्स लॉस फॉलो करता है, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हमारे कभी किसी कस्टमर को दिक्कत आए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे टैक्स वगैरह वो नहीं काटते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लायबिलिटी कस्टमर पे फॉल करती है, तो उन चीज़ों से बच के रहें। अगर ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे TDS नहीं कट रहा है, आप बाय कर रहे हो क्रिप्टो और सेल कर रहे हो, या फिर आप P2P कर रहे हो जहाँ पे आप TDS पे नहीं कर रहे हो, कैपिटल गेन्स नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें पेनल्टीज हैं।
हाँ और आपको इसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर जो टैक्स कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि तो बहुत सारे CoinDCX जो पैसा देती है वो TDS काट के देती है। हाँ, हम कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो आपको दिखता है पैन कार्ड के करस्पॉन्डिंग इतना टैक्स CoinDCX ने पे किया है। तो वो हम लोग फाइलिंग करते हैं, सब ऑटोमेटेड है। और CoinDCX के अंदर आप जब टैक्स फाइलिंग करते हैं तो हमने 2 टैक्स टूल भी डाल रखा है, तो इसमें आपको बताता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बटन क्लिक करना, बता देगा आपका इतना टैक्स बनता है। परफेक्ट। और पूरी रिपोर्ट आती है विद पूरा ट्रेड हिस्ट्री। तो वो सारी चीज़ें हमने कस्टमर फ्रेंडली बना रखी है, इसलिए कस्टमर पसंद करते हैं। अब ये चीज़ है ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर 10% लोगों के लिए भी काम आती है तो अच्छा है ना, कस्टमर लव बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। और बट मेरा मानना है कि आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर बकायदा जो भी टैक्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। बहुत सारे लोगों को, बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज को नहीं पता होता कि क्या है, क्योंकि रूल्स फास्ट चेंज होते हैं वो सब। तो उसके शॉर्टकट में जस्ट बिकॉज कोई काट नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। आपको पूरा अपना ध्यान रखना है ना। यू डोंट वांट टू गेट एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो इसीलिए हम लोगों ने बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो हर पैसे का हिसाब आपको सरकार को तो देना है। तो उसमें इंटरनेशनल एक्सचेंज से पैसा आया है और आपने सरकार को हिसाब नहीं दिया तो कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी इस बार बजट में अनाउंस किया है ना, इस बार उसमें भी डाला है कि आपको प्रॉपर अपनी रिपोर्टिंग करनी है, टैक्स पे करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्रिप्टो में टैक्स नहीं पे करते हैं। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। मेरा मानना है कि हर इंसान को जो भी क्रिप्टो में बाय सेल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, बकायदा कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म से जो टैक्स वगैरह अच्छे से उन्होंने सॉल्व कर रखा है कस्टमर के लिए, उसमें ट्रेड करके आप बिंदास, टेंशन फ्री रह के आराम से ट्रेड करो ना, बढ़िया है। आने वाले 1-2 साल में क्या फ्यूचर आप देखते हो क्रिप्टो का इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ जनरली, इन टर्म्स ऑफ यूजर पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट के कंप्लायंस पर्सपेक्टिव? मुझे लगता है मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में रेगुलेशन साइड में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, बिकॉज जब हम लोग 3-4 साल से गवर्नमेंट वगैरह में रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, क्योंकि हमें ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है, तो जो हम सीखते हैं बाकी कंट्रीज से उसकी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करते हैं, ताकि, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ना, लोग अभी जान रहे हैं, सीख रहे हैं इसके बारे में, तो हम बहुत सारा काम करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है इसको रेगुलेट करना। कैसे करेंगे, रेगुलेशन में क्या आएगा, वो भी इवॉल्व हो रहा है, ग्लोबली इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्लोबली इवॉल्व होगा, बहुत सारी कंट्रीज रेगुलेशन ला चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रीज अभी प्रोसेस में हैं, बहुत सारी कंट्री अभी लाएंगी। ये 3 फेजेस में बटी हुई है कंट्रीज, बट इवेंचुअली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड रेगुलेट करेंगे इस एसेट क्लास को। अभी किसी ने नहीं किया है ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई में देखो आप, यूएई में प्रॉपर लाइसेंसेस हैं, रेगुलेशंस हैं, काफी आगे बढ़ चुका है। सिंगापुर में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने लाइसेंसेस दे रखे हैं, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस है प्रॉपर, सारी चीजें हैं। यूएस में आ रही हैं, यूएस में तो अभी काफी अच्छा मोमेंटम है, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। यूरोप में देख लो, यूरोप में माइका रेगुलेशंस हैं, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। हांगकांग में देखो, मैं भी लास्ट वीक हांगकांग में था। हांगकांग में तो गवर्नमेंट इतना प्रोएक्टिव है, वो तो बोल रही है कि जहां भी आप कंपनी बना रहे हो, ब्लॉकचेन कंपनी, क्रिप्टो कंपनी, हमारे देश में आके सेटअप करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। अच्छा, हाँ, काफी एग्रेसिवली। यूएई में काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं टैलेंट। तो जैसे होता था ना कि ये इंडस्ट्री इमर्जिंग है, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिजनेस बन रहा है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे यहाँ कंट्री में आके करो। अगर आपकी कंट्री में रेगुलेशंस नहीं है तो ये काफी फाइट चल रही है ग्लोबली कुछ कंट्रीज के बीच में, बट इवेंचुअली ये रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रहा है ना। आप कहीं भी पढ़ेंगे इंटरनेट पे, आपको यही मिलेगा, डायरेक्शनली ये है। और इसमें सारी कंट्रीज ना ग्लोबली कोलैबोरेट भी कर रही हैं, शेयर कर रही हैं एक दूसरे से, और इंडिया भी उसमें पार्ट है। G20 में इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि हम लोग रेगुलेशन की तरफ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। अब ये सब जब पता है ये हो रहा है, तो फिर इसमें तब, अब ऑब्वियसली रिस्क है, बट तब नहीं घुसना जब सब लोग घुस चुके हैं, है ना। तो आपको समझ के, पढ़ के, आपको लगता है यार ये एसेट क्लास बड़ा बन सकता है, मेन स्ट्रीम बन सकता है, तो आप उसको पढ़ के आप अभी उसमें अंदर कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, ताकि आपको उसका फायदा मिले उस रनअप का। ठीक है, एक बात बताइए, मीम कॉइन क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मीम कॉइन, यार देखिए, मतलब काफी डिबेटेड टॉपिक है। मीम कॉइन मतलब आपने एक कम्युनिटी अपना एक कॉइन निकाल देती है, जैसे डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, इनका अभी ट्रम्प कॉइन है। तो ये लोग अपनी कम्युनिटी को चलाने के लिए या अपनी कम्युनिटी को साथ में लेने के लिए एक कॉइन निकालते हैं, और उसके अराउंड छोटी छोटी यूटिलिटीज बनाते हैं। कई बार यूटिलिटी होती हैं, कई बार नहीं होती, कई बार बस बिकॉज वो ऐसा है कि लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा उसको वॉलेटाइल देखता हूँ,
ओके पर्सनली मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपको खेलना है, टाइम पास करना है, तो थोड़ा बहुत आप क्रिप्टो पोर्टफोलियो का कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं फंडामेंटली, ओके और इसमें रियल यूटिलिटी लाइक इन टर्म्स ऑफ कोर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हो वो नहीं होती है मीम कॉइन्स में, नहीं होती है इतनी। तो नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, नहीं मतलब अवॉइड करना चाहिए। ओके मतलब ऑब्वियसली लोगों कोई का लॉजिक नहीं है उसका, कोई फंडामेंटल नहीं है, इसलिए फंडामेंटल नहीं है, मतलब इसलिए कि सब लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ अगर उन्होंने कुछ बना दिया वैल्यू कि जिनके पास ये मीम कॉइन्स उनको ये चीज़ मिलेगी, वो लोग करते रहते हैं, मतलब देखिए उनकी कम्युनिटी के अंदर नए नए वैल्यूज निकालते रहते हैं, बट वो फिर आपको लगता है काम का है तो करो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आप खेलने के लिए खेलना है, कुछ करना है तो अलग बात है, बट वो कस्टमर को बस ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फंडामेंटल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है या बहुत कम होती है कंपेयर टू बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। ये लोग रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आइदर स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जिससे लोग अपनी कंपनीज बना पाएंगे। मतलब अगर फ्यूचर में ऊबर बनेगा और ब्लॉकचेन को यूज़ करेगा तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनेगा, तो जब भी जैसे वो कंपनीज बड़ी होती हैं वैसे इनको फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें रियल यूटिलिटी है। एक लास्ट क्वेश्चन है जी, आप चूंकि क्रिप्टो सबसे बड़े एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हो भारत में, तो गवर्नमेंट से जब आप इंटरेक्ट करते होगे रेगुलेशंस को लेकर के, क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करने में? मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी नहीं है तो समझाना पड़ता है, ठीक है, बताना पड़ता है इसके बारे में कि बिटकॉइन होता क्या है, क्यों इसकी वैल्यू है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि इसमें बहुत फास्ट ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अमेरिका का बताया, अमेरिका में बहुत फास्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अलग से मतलब लोग अपॉइंट किए गए हैं जो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, इसके अराउंड क्लैरिटी लेके आएंगे, रेगुलेशंस लेके आएंगे, तो वो डेवलपमेंट्स काफ़ी फास्ट इवॉल्विंग है, ठीक है, तो उस पर काम करना होता है। तो हमारे पास टीम है जो इस पर रिसर्च करती है, कंसोलिडेट करती है, और जो फाइंडिंग्स वगैरह है वो ट्राई करते हैं गवर्नमेंट को पता चले, एटलीस्ट डिसीजन उनका भी एटलीस्ट पता रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंडिया में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। इंडिया में लोगों को लगता है यार क्रिप्टो तो मतलब ऐसा स्पेकुलेशन है, कोई साइंस नहीं है, तो उसके लिए हमें एजुकेशन करना पड़ता है कि नहीं। 90s तक तो स्टॉक मार्केट भी सट्टा ही था। हाँ, 90s तक था, मतलब अभी भी क्रिप्टो में स्पेकुलेशन होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें कोई लॉजिक है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड हाउ प्राइसेस मूव। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्रिप्टो भागता है, अब लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़ तो फिर कैसे फ़ायदा ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट भी भागता है अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, फेड रेट कट करता है, ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उससे भी क्रिप्टो लिंक होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप समझते हैं तो आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ मतलब देयर इज़ अ रीज़न व्हाई प्राइसेस गो अप एंड डाउन। लोगों को लगता है कि हाँ मतलब प्राइसेस कैसे ऊपर चलेगा कभी नीचे चलेगा, ऐसा नहीं है। पहले होता होगा भले 5-6 साल पहले, बट अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लॉजिक है। तो वो एक चैलेंज आता है कि उनका परसेप्शन चेंज करना कि नहीं, देयर इज अ रीजन व्हाई मार्केट मूव्स एंड व्हाई इट मूव्स द सर्टेन वे, क्यों ऊपर नीचे होता है। बहुत सारे लोग इसमें क्रिप्टो में आते हैं कि यार 0.0001 प्राइस है तो मेरे को 1 लाख टोकन मिलेंगे, 1 मिलियन आएंगे तो खरीद लो, कभी ना कभी $1 चला गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं देखना चाहिए। आपको उसका मार्केट कैप देखना चाहिए कि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इस प्रोजेक्ट का। तो ये सारे गैप्स लोगों को नहीं पता है, लोग इसको करते हैं कि चलो ठीक है लॉटरी की तरह देखते हैं। अब लॉटरी की तरह तो फिर आप कुछ भी, स्टॉक मार्केट भी लॉटरी की तरह देख सकते हो, बट आप सिस्टमेटिकली करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना क्रिप्टो को सही तरीके से नहीं देखते हैं, इसको टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देखते हैं, इसको स्पेकुलेशन की तरह देखते हैं। कुछ लोग देखते भी हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उसको समझते हैं, जो बिटकॉइन खरीद के सालों साल होल्ड करते हैं। बहुत सारे कस्टमर जो ट्रेडिंग भी करते हैं शॉर्ट टर्म, पर कोई लॉजिक होता है ट्रेडिंग करने का उनका, कोई टेक्निकल एनालिसिस कर लिया उन्होंने, कुछ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, विच इज ऑल फाइन। बट आंख बंद करके 100 रुपए 10 जगह लगा देना बिना सोचे समझे कि कोई बढ़ जाएगा, तो फिर तो प्योर मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसको इस तरीके से देखते हैं, तो मैं उनको वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यूट्यूब पे अगर कोई बोल रहा है कि यार इसमें 100 गुना हो जाएगा पैसा, उसमें डाल दो, वो सब एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग करते हैं बट उसका परसेप्शन वो दे डोंट रिप्रेजेंट द एंटायर स्पेक्ट्रम, और उसका रीजन कुछ और हो सकता है, उनका रीजन कुछ और हो सकता है, तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, तो स्कैम्स भी होते हैं। तो स्कैम से बचने के लिए हमें उसमें एजुकेशन करना पड़ता है लोगों को। एक ही तरीका है स्कैम से बचने का, एजुकेशन, और कोई तरीका नहीं है ना। मतलब एजुकेशन ही है, जब तक लोगों को नहीं पता होगा तब तक। और स्कैम तो आजकल यूपीआई पे भी फ्रॉड्स होते हैं, तो अब तरीका है तो वहाँ पे भी लग जाता है, बट अल्टीमेटली तरीका ये है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाओ कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। अगर कोई इंसान बोले कि मैं इसमें आपका 20% मंथली रिटर्न बना के दे दूंगा, तो ऑब्वियसली कोई और गारंटीड, तो वो तो चांस ही नहीं है।
ऐसा होता तो मतलब फिर बाकी लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं, राइट? तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि यार ये तो मतलब बहुत फायदे का सौदा है, तो उसको और तिरछी निगाहों से देख के उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज और ये चैलेंजेस मतलब नेचुरल है कि कोई भी नई चीज़ होती है तो उसमें ये चैलेंजेस होते ही होते हैं। आपकी पोर्टफोलियो का कितना % क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है? देखिए, मैंने जब चालू किया था तो बहुत कम से चालू किया था। मैं 2016-17 से इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। तो मैंने जब चालू किया था तो बहुत कम प्राइस था, और तब मुझे समझ में आ गया था कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी बनेगी। इसीलिए मैंने इसमें बिजनेस करने का सोचा कि CoinDesk चलाते हैं, बनाते हैं, एक्सचेंज बनाते हैं। बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो सब प्रॉब्लम्स जो फील हुई थी वो सॉल्व करने के इंटेंट से अपन ने प्लेटफॉर्म बनाया था। ये नहीं था कि कभी यूनिकॉर्न बनेगी, कभी बहुत बड़ी कंपनी, कभी सोचा भी नहीं था उसके बारे में इतना, बट वो बस कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते गए तो बड़ी बनती गई। तो मैंने उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चालू किया था। तो आज परसेंटेज कितना होगा टोटल पोर्टफोलियो का? ज़्यादा होगा अभी तो। अगर आप ओवरऑल जब चालू किया था तब 10 ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5-10-20% तब तो चेक ही कर रहे होंगे। तब तो चेक कर रहा। अब मैंने उसमें इन्वेस्ट, अभी भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ जब भी गिरता है ना। तो मैं जैसे मैंने कल थोड़ा सा और डाला क्योंकि 81,000 टच किया, तो मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मेरा परसेंटेज अराउंड 70-80% मेरा ओवरऑल डॉलर वैल्यू में या रुपीज वैल्यू में, एब्सोल्यूट नंबर में इतना पहुंच चुका है। मतलब 30% किधर जाता है? अभी तो वो 30% उतना ही वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेरा तेजी से बढ़ गया। तो मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बड़ा हो चुका है। बट मैंने जब इन्वेस्ट किया था तो वो 15-20% के आसपास था। स्टॉक मार्केट में मैंने 40% डाला था। फिर ऐसे मतलब अलग अलग लगता है धीरे धीरे निकाल करके सारा इधर शिफ्ट कर दोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ उसमें, बिकॉज मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। जब लोग सवाल पूछते हैं ना, जब लोग स्केप्टिकल होते हैं, जब लोग क्वेश्चन करते हैं और लोगों को भरोसा नहीं होता, तब मुझे पता चलता हाँ एक्चुअली अर्ली है अभी भी। इट इज स्टिल अर्ली। जब ये चीज आम इंसान बात करेगा, बोलेगा अरे मैंने तो इसमें डाल रखा है, मैं तो मतलब बहुत मेन स्ट्रीम हो जाएगा, दैट इज व्हेन यू लाइक अच्छा ठीक है पूरी टेक्नोलॉजी अब अडॉप्ट हो गई है, अब इसके बाद ग्रोथ कम होगी। तो तब का देखूंगा। अभी तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हूँ और उसमें अभी 3-5 साल तो इजीली, मतलब मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता इससे अभी बाहर निकलने है, बिकॉज अभी तो इंडस्ट्री चालू ही है। इट इज लाइक इंटरनेट का 2000s। अभी तो फेसबुक बनेगी, अभी तो इसमें गूगल जैसी कंपनियां बड़ी होंगी, अभी तो यहाँ की कंपनीज पब्लिक जाएंगी। जब पब्लिक जाएंगी तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट होंगी, तब जाके फायदा मिलेगा। तो अभी मेरा काम होता है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टोकन्स जो निकल रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन निकल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना, ताकि 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये बड़ी कंपनीज बनेंगी तब मुझे उनका फायदा मिले। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन .com कंपनी इन 20 years back, many of them will fail. ठीक है, but few will succeed, and those who will succeed will give 1 lakh return, 1 lakh times returns या 50,000 times returns. My job is to identify them, और वो ना hit and trial से नहीं आएगा, वो spray and pray करके भी नहीं आएगा, वो रिसर्च करके समझ के और फिर अपना कन्विक्शन बना के उस पे आएगा। और मेरा कन्विक्शन बिटकॉइन पे है, मेरा कन्विक्शन इस टेक्नोलॉजी पे है, और मैं इसमें आने वाले कई सालों तक इन्वेस्टेड रहूंगा इजीली। मतलब आई डोंट सी एनी रीजन। मैंने कभी बेचा भी नहीं अपना बिटकॉइन, टू बी ऑनेस्ट। टेस्ट वगैरह करने के लिए थोड़ा बहुत बेचा होगा, बट मैं नहीं बेचता हूँ। देयर इज नो, इट्स लाइक अ रियल एस्टेट फॉर मी। इट्स लाइक मैंने दिल्ली 30 साल पहले जो था उसमें मैंने जमीन लिखे डाल रखी है, अब वो कनॉट प्लेस बनेगा तो मेरे को उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, अब कितना महंगा होगा? देखिए वो नज़रिया होता है। मतलब मुझे लगता है कि अभी तो लोग अभी आना चालू भी नहीं हुए हैं बिटकॉइन में। इंडिया में बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस, बड़ी बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने तो पैसा डालना चालू भी नहीं किया अभी। अभी तो कुछ कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक हो गई, फिडेलिटी हो गई, उन लोगों ने अभी चालू किया है। तो मतलब अभी $100 ट्रिलियन एसेट्स में से अभी तो कुछ भी नहीं आया। अगर $1 ट्रिलियन भी आता है ना, 1% ऑफ ग्लोबल वेल्थ भी अगर बिटकॉइन में आता है ना, तो बिटकॉइन 5 गुना जाएगा यहाँ से। कितना प्राइस हो सकता है अजम्पशन लगभग? देखिए डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि आने वाले 10 सालों में बिटकॉइन जैसे गोल्ड है, राइट, ऐसे गोल्ड भी एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। अगर बिटकॉइन उस तरफ जा सकता है या उतना हो सकता है या उस तरफ ट्रेंड कर सकता है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, तो इसका प्राइस 10 सालों में बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में क्योंकि वो मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर लूँ तो $500 million से $1 million भी जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल। कल मैं स्टैंडर्ड चार्टर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है, अगेन मेरा वो नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर ने रिपोर्ट निकाली है कल, और स्टैंडर्ड चार्टर काफी इसमें रिसर्च करता है, और ये एक इंसान नहीं है, मतलब उनकी हजारों लोगों की टीम है ग्लोबली जो इस पे स्टडी करती है, पढ़ती है, रिपोर्ट्स निकालती है, पब्लिकली अवेलेबल होंगी। ठीक है, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर बिटकॉइन कैन टच
around $200,000, मतलब $2 लाख, double of what it is today. ठीक है, And in next few years it can touch $500,000, $500,000 which is roughly 5x. तो उतना हो सकता है ना, मतलब अगर 30% भी आपने रिटर्न लगाया, ठीक है, 30% तो बिटकॉइन में साल का रिटर्न तो मतलब पॉसिबल है, बिकॉज रिस्क भी ज़्यादा है ना. तो अगर वो हुआ तो ऑब्वियसली रिटर्न्स कैन बी एक्सपोनेंशियल, बट ऑब्वियसली इट कम्स विद certain risk. It comes with you making sure that you continue to hold your bitcoin. ऐसा नहीं कि फोमो आया तो बेच दिया. अब बहुत सारे लोगों ने ना 2017 में एंटर कर लिया था, बट 2020-21 में आया, उसको डर गए तो निकाल दिया. फिर आज बोलते हैं यार मैंने बेच दिया 15,000 में, अगर रहा होता तो आज $1 लाख होता. तो मैं इसको ना रियल एस्टेट तरह इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कि लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क देखते हो इसमें? लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन में, हाँ, मतलब मुझे तो नहीं दिखती. ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग एक चल रहा है, उस पर रिस्क वगैरह हो सकती है. ये क्या होता है? क्वांटम मतलब बेसिकली अगर आपने बिटकॉइन के एल्गोरिथम जो है वो बदल उसको दिया, आपने ब्रेक कर लिया, बट उसका भी अब वो क्वांटम रेजिस्टेंट पे काम चल रहा है बिटकॉइन का, तो वो भी अपग्रेड होती है टेक्नोलॉजीज. तो वो रिस्क पहले थी, बट अब कम है, बहुत कम है प्रोबेबिलिटी. बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा कोई नहीं कि एक कंट्री आके बैन कर देगी तो सडनली सिस्टम डाउन हो गया. बिकॉज ये बिटकॉइन किसी एक कंट्री पे डिपेंड करता नहीं है, किसी एक कंट्री के रेगुलेशंस पे डिपेंड नहीं करता है. कोई ऐसा सिंगल इंसान नहीं है जो उसका मूड बदल गया तो उसने चेंज कर दिया. ये तो सोर्स कोड है, एंड कोड इज द लॉ. जो कोड के अंदर लिखा है वही कानून है, और वो कोड जो है वो ओपनली सबको दिखता है. उस कोड के अंदर आप चेंज कुछ कर ही नहीं सकते, चूंकि ब्लॉकचेन पर है, जो ब्लॉकचेन पे. और अगर आप चेंज कर सकते हो उस कोड को, तो आपको 1 मिलियन बिटकॉइन है, मतलब आप सो बेसिकली आज तक ना कोई कोड चेंज कर पाया है और ना कोई चेंज कर सकता है, बिकॉज उसके लिए आपको दुनिया की इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, वो कोड चेंज करने आप नहीं कर सकते. मतलब यू कैन नॉट ब्रेक दैट कंसेंसस, राइट? इसीलिए दैट इज व्हाट मेक्स इट सिक्योर्ड. ओके, एंड दैट इज व्हाई पीपल वैल्यू इट, कि यार ये तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि गोल्ड की सडनली जमीन से अगर मिल गया 1,000 टन मिल गया, या दूसरे प्लैनेट पे मिल गया, तो सडनली मतलब प्राइस क्रैश कर जाएगा. ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी उसकी भी बहुत कम है, बट ये तो मैथमेटिकली रिटन एल्गोरिथम है, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसकी वैल्यू आती है. तो जैसे जैसे ओवर टाइम मेरे को इसमें रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क हर एसेट क्लास में होती है, मेरे को रिस्क इसमें कम दिखती है. और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों की वैल्यू और बढ़ती जाएगी. सुपर. आपकी एज कितनी है? बड़े यंग हो आप. मैं 33 ईयर्स का हूँ अभी. 33 में इतनी बड़ी कंपनी बना डाली? अरे वो तो मतलब पता नहीं, ऐसे कोई बड़ी बात तो होती नहीं. देखो कोई भी आजकल 20-20, 25-25 साल के लोगों ने बड़ी कंपनी बना दी. कंपनी बनाना मुझे लगता है कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बस आप साफ दिल से काम करो, मेहनत करते रहो, और अच्छी चीज़ में मेहनत करो, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. मैं आज अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता तो शायद इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती, क्योंकि वो तो इतनी सारी है, टेक्नोलॉजी नई नहीं है, पुरानी है. तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि इंजीनियर हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से आया हूँ, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, टेक्नोलॉजी समझता हूँ, तो ऐसी चीज़ों पर काम करना चाहता हूँ जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, जिससे लोगों का भला हो. कोई अच्छी चीज़ आप, नई टेक्नोलॉजी लोगों को एक्सेसिबल बना पाओ, उससे बेटर फीलिंग क्या होती है एक फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर के लिए. पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता होगा आपका? खूब पढ़ते हो क्या? मतलब टाइम नहीं मिल पाता इतना, बट अभी तो पूरा मतलब 7 दिन जब भी जाग रहे हैं, मतलब काम ही दिमाग में चलता रहता है. तो काम में आपका इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में होता है? अब तो काम तो टीम कर रही है, लेकिन आपका किस में? नहीं, सारी चीज़ें होती हैं. टीम से बात करना, नए नए प्रोडक्ट सोचना, आइडिया सोचना, इन्वेस्टर से बात करना. हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बात करना, इकोसिस्टम में लोगों से मिलना, कस्टमर से बात करना, ऑन ग्राउंड लोगों से मिलना, समझना, इन्वेस्टर से बात करना, ट्रेडर से बात करना, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के टीम को बोलना, इनसाइट्स निकालना कि अच्छा ये इनसाइट है, इसके अंदर अगर ये किया जाए तो फ़ायदा हो सकता है लोगों का. कस्टमर इश्यूज़ को समझना, ट्विटर पे एक्टिव रहना. अच्छा, ट्विटर पे एक्टिव रहना काफ़ी एक्चुअली आपको रियल फीडबैक ना ट्विटर पे मिल जाता है. और लोग देखते हैं कि ट्विटर पे कोई गाली दे रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है, तो उसको एक्चुअली फीडबैक मानता हूँ, क्योंकि वो हर फीडबैक जो ट्विटर पे आता है ना, मतलब बंदा कहीं तो त्रस्त हो चुका होगा, कहीं तो प्रॉब्लम में होगा, तभी जाके वो इतनी मेहनत करके ये कर रहा है. या कोई मेल करता है मुझे, तो मैं इंश्योर करता हूँ उस मेल का रिस्पॉन्ड करूँ, राइट? उस मेल को रिस्पॉन्ड करूँ, तो मैं वो भी करता हूँ. उसमें काफ़ी टाइम जाता है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और जब फाउंडर्स उसमें लगे रहते हैं खुद से, तो मुझे लगता है कि फिर आपका प्रोडक्ट ना बहुत वर्ल्ड क्लास निकल के आता है. जब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट निकल के आता है तो अल्टीमेटली वही जीतता है. सुपर. मजा आया सुमित जी बात करके आपसे. बहुत सारी चीजें आपने बता दी. बहुत लंबा आपने पॉडकास्ट किया आज. अच्छा, नहीं? चलो मैं तो बातें कर रहा था बाकी. फिर दोबारा मौका मिला, अगर कमेंट अच्छे आए, लोगों ने कहा कि दोबारा सुमित जी को बुलाओ, अगर ऐसे कमेंट आते हैं आपके, तो हम कोशिश करेंगे सुमित जी का कीमती समय फिर से निकलवाया जाए. आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे बिल्कुल. अरे थैंक यू सुमित जी.